हम लोग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और लास्ट वाइसरॉय जो मैंने अभी हेडिंग लिखवाया था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है और 1916 में इंडिया में वाइसरॉय बनकर आए, 1921 तक रहे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नाइनटीन 16 से 21। और अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो भाई बहुत सारी चीजें इनके टाइम पीरियड में होती है। जैसे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हैं, 1917 से 1918 तक का सत्याग्रह सारा इनके टाइम पीरियड में होता है। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट, एक मूवमेंट चला था इंडिया में। अब इसके पीछे की बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी का, वो यहां पर आता है। रॉलेट एक्ट जो कि समवट सेक्शन 144 सीआरपीसी है, हालांकि अब तो सीआरपीसी हट गया है, बट अच्छा सेक्शन 144 अब क्या है? सीआरपीसी का नया नाम क्या है ना? भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता का कौन सा सेक्शन है? अच्छा सेक्शन 144 है। हाँ सॉरी जो सेक्शन 144 है वो अब क्या सेक्शन है? अभी आप लोग पढ़ना शुरू कर दिया ना आपने? बीएनएस की क्लासेस लग नहीं रही? बीएनएस स्टार्ट हो गया ना। एक नागरिक सुरक्षा संहिता भी है, हाँ वो अभी शुरू नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुके हैं आपके सारे? कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल है। चलिए, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करते हैं। 1916 से 1921 के बीच में भारत के वाइसरॉय बनकर आए थे और बहुत सारी चीजें इन्होंने एक साथ शुरू करी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लिख लेते हैं महात्मा गांधी। तो यहां पे लिख लेते हैं महात्मा गांधी he did 3 सत्याग्रह। महात्मा गांधी did 3 सत्याग्रह। महात्मा गांधी did 3 सत्याग्रह। इसमें हंसने वाली कौन सी बात होगी? महात्मा गांधी डिड 3 सत्याग्रह। अब इनके तीन सत्याग्रह के क्या क्या रीजन रहे और कब कब हुआ, ठीक है? तो 1917 सबसे पहला सत्याग्रह, 1917 चंपारण, 1917 चंपारण सत्याग्रह। हाँ जी, हाँ इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ था। तो यहां पे लिख लेना इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, इन सपोर्ट 1917 सत्याग्रह चंपारण। चंपारण ये जगह बिहार में है। 1917 चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह की स्पेलिंग SATYAGRAHA। नहीं, इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, अगेंस्ट में कैसे कर देंगे ये? अब यहां पर इंडिगो क्या होता है तो थोड़ा बहुत समझ लो। एक नेचुरल डाई है, जैसे आप लोग कपड़े रंगवाते हो ना, तो वो नेचुरल डाई है। एक प्लांट है, इंडिगो नामक प्लांट है, जिसको उगाया जाता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। लाइक जहां पर ट्रॉपिकल कंट्रीज का मेरा मतलब है जहां पर 365 डेज थोड़ा बहुत गर्मी का सीजन रहे, मतलब ठंड पड़े तो बहुत कड़ाके की ना पड़े। अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये पूरा टेम्परेट कॉन्टिनेंट है। टेम्परेट का मतलब समर सीजन बहुत ही कम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड विंटर ही चलते हैं। तो यहाँ पे इंडिगो नहीं उग सकता। अब इंडिगो की बात करते हैं तो ये जमीन से उगाया जाता है। उसके बाद जब ये प्लांटेशन मतलब इंडिगो प्लांट्स जब पूरे मेच्योर हो जाते हैं तब उसको काट लिया जाता है। उसके बाद इसको पीसते हैं ना, जैसे ही आप क्रश करते हो इंडिगो को, तो एक ब्लू कलर का इंक निकलता है। उसी इंक से कपड़े रंगे जाते हैं, ठीक है? अब ये ब्लू कलर का इंक जो है, जो इंडिगो से निकलता है, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के पौधों में तो बहुत बढ़िया है। और अगर इसी इंडिगो को अगर आप टेम्परेट कंट्रीज में उगाओ या ठंडे देशों में उगाओ तो ये उगेगा नहीं। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट इंडिगो जैसा प्लांट नहीं उगता था। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी एक प्लांट था जिसको वोड कहते थे। ये इस प्लांट को उगाया करते थे। बट अगर मैं वोड के बारे में आपको बताऊं ना, तो वोड इंडिगो का ऑल्टरनेट तो है और ये ठंडे देशों में उग सकता है। बट इसको क्रश करने के बाद जो इंक निकलती है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ये कह लो कि बहुत शाइनी नहीं है। कपड़े रंग तो जाएंगे बट बहुत शाइनी कपड़े नहीं होंगे आपके। तो इंडिगो के ऊपर इन लोगों की ओवर डिपेंडेंस थी। अब इंडिगो के साथ दो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या नंबर 1 कि जिस एक बार एरिया से इंडिगो आपने उगा लिया तो वो पूरा की पूरा फील्ड जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। उसके ऊपर दोबारा से फिर कोई प्लांट नहीं उगा सकते आप। और समस्या नंबर 2 यहां पर यह है कि इंडिगो को उगाने के लिए इंडिया के फार्मर्स के पास में इतना पैसा भी नहीं है।
कि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स ले सके। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे कि फार्मर्स को बीज और फर्टिलाइजर्स और थोड़े बहुत पैसे ये लोग देते थे लोन पर, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं। ये पैसे भी आप लोगों को लोन पर ही मिल रहे हैं, हालांकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, चलिए वो तो माना मैंने। उसके बाद जब इंडिगो का प्लांट पूरा तैयार होकर आ जाएगा, उसके बाद यही लोग खरीदेंगे उसे। और अगर बाई चांस खरीदने के लिए मना कर दिया तो एक तो फार्मर्स की फील्ड खराब हो गई भाई, एक तो वो समझ लो, प्लस जो इतने महीनों से वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप लोगों को बीज और पैसों का, वो सारा इंटरेस्ट पानी में गया। तो ये सारी समस्या हुई 1917 में। क्यों? क्योंकि 1917 में यूरोपियंस ने एक केमिकल डाई, जो केमिकल डाई है उसको डिस्कवर कर लिया था। मतलब नेचुरल डाई की अपेक्षा में जो केमिकल डाई थी वो बहुत सस्ती पड़ती थी। तो इन लोगों ने एकदम से मना कर दिया कि हम अब इंडिया की इंडिगो नहीं खरीदेंगे। ऐसे में चंपारण बिहार के जो फार्मर्स है ये प्रोटेस्ट पर आ जाते हैं। और इन्हीं सब फार्मर्स में ना एक फार्मर का नाम बहुत वो है, कॉमन है, राजकुमार शुक्ला। ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने शायद इंग्लिश की बुकलेट्स में पढ़ा होगा। जो प्रोज एंड पोयम्स की बुक आती थी ना क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, उसमें भी एक पोयम थी राजकुमार शुक्ला के ऊपर। तो वो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को लेकर जाते हैं कि सर हमने सुना है आपके बारे में, आपने साउथ अफ्रीका में भी बहुत कांड करे हैं, कांडी तो आप हैं ही, तो थोड़ा सा हमको भी मतलब थोड़ी सपोर्ट हमें भी कीजिए। और इंडिया में महात्मा गांधी का ये पहला टेस्ट था, इससे पहले आज तक तो अभी कुछ किया ही नहीं था। चंपारण सत्याग्रह में ये महात्मा गांधी जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मान जाती है कि चलो इंडिगो इस बार खरीद लेते हैं, अगली बार फार्मर्स को प्रेशराइज नहीं करेंगे कि वो इंडिगो उगाए। यहां तक क्लियर है? इंडिगो रिवॉल्ट जो महात्मा गांधी ने किया, इसके सक्सेस के बाद रविंद्रनाथ टैगोर वाज लाइक कि भाई साहब मजा ही आ गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का टाइटल दे डाला। और 1917 के चंपारण के बाद मोहनदास करमचंद गांधी भारत में महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहां तक क्लियर है जी? तो यहां पे लिख लेते हैं, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण रिवॉल्ट, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण रिवॉल्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण रिवॉल्ट, रविंद्रनाथ टैगोर gave the title of Mahatma, gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi, gave the title of Mahatma to Mohandas Karamchand Gandhi, to Mohandas Karamchand Gandhi, and since then MK Gandhi, and since then MK Gandhi became famous as Mahatma Gandhi. Since then MK Gandhi became famous as Mahatma Gandhi. तो ये तो वो वाली बात हो गई कि आप लोगों ने पहला अपना T20 इंटरनेशनल खेला, उसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। अब उसके बाद जोश हाई होता है, महात्मा गांधी का भी जोश हाई हो गया। 1917 में चंपारण हुआ, उसके अगले साल 1918 में महात्मा गांधी ने 2 बैक टू बैक सत्याग्रह करे। तो 1918 में सेकंड सत्याग्रह लिख लीजिए, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा की स्पेलिंग है KHEDA, 1918 KHEDA, खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था? पहली बात तो खेड़ा ये जगह गुजरात में है, और भाई आज भी ना 50-55% हम लोगों की जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है। रेन फेड का मतलब भाई मानसून की बारिश बढ़िया होगी तो क्रॉप्स वगैरह बढ़िया आएंगी, और अगर बाई चांस मानसून फेल मार गया तो किसानों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर खेड़ा में भी यही हुआ। 1918 में मानसून बढ़िया नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों की जो क्रॉप्स है वो फेल मार जाती हैं, और किसान यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि सर इस साल का लगान छोड़ दो। बट वो लगान का डायलॉग 10 गुना लगान लूंगा, तो अब यहां पर 10 गुना ले ले भाई फिर। तो यहां पर अब महात्मा गांधी को ये लोग बुलाते हैं, महात्मा गांधी यहां पर उन पेजेंट्स के सपोर्ट में सत्याग्रह करते हैं, और यहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस साल का लगान है वो माफ करने के लिए तैयार हो जाती है। अब आप ये समझ के चलो कि एक इंसान जो इंडिया में 1915 में आता है, इतनी जल्दी इतना फेमस हो जाता है कि पीपल्स वर लाइक कि भाई साहब इसके पास कुछ जादुई हथियार है, ये जहां बैठ जाता है वहां पर मतलब विराट कोहली चलता ही चलता है। तो कुछ इस तरह से एक इमेज बन जाती है महात्मा गांधी की, और लोगों को लगने लगता है कि यार यही वो साधु है जो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल से आजाद करवाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्यों करवाया गया था? टू सपोर्ट द पेजेंट्स, टू सपोर्ट
टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा, टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा who were unable to pay the revenue, to support the peasants of Kheda who were unable to pay the revenue, who were unable to pay the revenue due to crop failure, due to crop failure, due to crop failure and plague epidemic, due to crop failure and plague epidemic. चलो जी, यहां पर भी महात्मा गांधी को सक्सेस मिलती है। अब आ जाते हैं 1918 में लास्ट सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। 1918 वाज अहमदाबाद सत्याग्रह। 18 में ही दोनों हो रहे हैं मैम, खेड़ा भी हो रहा है, अहमदाबाद भी हो रहा है। 17 में चंपारण होता है। 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद भी गुजरात में है। क्या तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है दोनों को? एलर्जी होगी दोनों को एक साथ? मैम अब आप मत खांसना, सीखना, आपकी छींक के साथ हंसी भी निकलेगी। आगे चल रहा हूं मैम। अब मैं अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करूं, यहां पर क्या हो रहा है, एक कॉटन मिल है भाई, एक कॉटन मिल है जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपकी सैलरी के साथ बहुत सारे अलाउंसेस जुड़कर आते हैं। जैसे आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है, आपको एचआरए कभी के बाद मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। भाई सरकारी जॉब में तो मिलता ही है, ठीक है। यहां पर भी प्राइवेट नौकरी की बात भी करें तो यहां पर भी तरह तरह के अलाउंस आपको मिलते हैं। बट यहां पर ना जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बस इसलिए प्राइवेट नौकरी थोड़ी बढ़िया नहीं लगती। जबकि अलाउंसेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस यहां पर भी मिलता है, डीए जिसको आप बोलते हैं। जैसे इन्फ्लेशन के चक्कर में अगर रेट बढ़ते हैं तो वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते, सैलरी तो उतनी रखते हैं, बट उस सैलरी पर कुछ पैसा डियरनेस अलाउंस के रूप में आपको मिल जाता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब महंगाई बढ़ेगी तो ये अलाउंस बढ़ेगा, इसको महंगाई भत्ता कहते हैं, ठीक है। प्लस आपको कुछ प्लेग अलाउंस भी मिलता है। प्लेग का मतलब अगर बाई चांस महामारी आ जाए तो उससे निपटने के लिए पैसा अभी से लेना शुरू कर दो, क्योंकि उस टाइम तो सैलरी नहीं देंगे। यहां तक क्लियर हुआ जी? अब कई सालों से कुछ हो नहीं रहा था, तो यहां पर कॉटन मिल ने क्या किया, अपने सभी वर्कर्स का प्लेग बोनस जो है वो काट लिया, प्लेग बोनस नहीं दिया। प्लस सैलरी जो है वो उनकी उतनी ही रखी। यहां पर कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे प्लेग बोनस तो हमारा रहे, वो तो कोई ना ले, प्लस सैलरी में थोड़ा हाइक मिल जाए। भाई सैलरी क्योंकि बहुत सालों से बढ़ी नहीं थी, तो सैलरी हाइक और प्लेग बोनस को मेंटेन करने के लिए यहां पर एक मूवमेंट चलने वाला है, जिसमें महात्मा गांधी एकदम से आ जाता है। तो यहां पर अहमदाबाद सत्याग्रह का रीजन लिख लीजिए। दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। This was organized in support of cotton mill workers against the British atrocities. Mill, MILL, cotton mill workers against the British atrocities. ब्रिटिश एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में आपने इस मूवमेंट को शुरू किया था। तो महात्मा गांधी बैक टू बैक भाई साहब 3 सत्याग्रह में एक तरीके से ये समझ लो कि सक्सेसफुल होते ही चले जा रहे हैं। अब यहां पर 1918 में एक चीज और घटती है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि बढ़ चढ़कर इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, काफी लोग मरे भी थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना आपको कुछ मिलेगा। यू गाइज वर थिंकिंग कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कुछ गिफ्ट देगी। अब गिफ्ट तो क्या ही देना था, गिफ्ट की वजह से गिफ्ट के चक्कर में आपको रॉलेट एक्ट और मिल गया। रॉलेट एक्ट क्या बोलता है? रॉलेट एक्ट बोलता है, अगर आप कभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 32 उसमें हेबियस कॉर्पस की एक प्ली है। हेबियस कॉर्पस क्या कहती है कि भाई अगर किसी को बिना वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है और 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं कर रहे हो, रीजन ऑफ अरेस्ट भी नहीं बता रहे हो, जगह भी नहीं बता रहे हो कि उसको कहां पर रखा गया है, तो इसका मतलब आपने उसके फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच किया है। तो या तो वो खुद चला जाए, जो कि वो नहीं जा सकता, उसके बेसिस पर कोई और जो कोर्ट है वहां पर हेबियस कॉर्पस के लिए जा सकता है। और हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि सर अरेस्टेड पर्सन को मेरे सामने पेश करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि आपने जो अरेस्ट किया है वो वो लीगल था या इलीगल था। इलीगल था तो वो हाथ के हाथ रिलीज हो जाएगा, और अगर लीगल था तो वो कंटिन्यू होगा। इतना समझ में आता है। रॉलेट एक्ट क्या बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे दिख गए मुझे, तो जाहिर सी बात है तुम गालियां ही दे रहे होंगे हमें, क्योंकि हमने तुम्हें मरवाया, अब तुम्हें बदले में कुछ दिया नहीं,
तो तुम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात तो कर ही रहे होंगे। जैसे आज की डेट में भी 3 बुढ़े बार खड़े हो जाए, बीजेपी कांग्रेस ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। भाई सबको समझ में आ जाए ना। यहां पर भी यही था, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कहीं पर भी ग्रुप में इकट्ठे मिल गए तो उन सभी को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा 2 सालों के लिए, और हेबियस कॉर्पस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। कोई भी इंसान कोर्ट में नहीं जा सकता बेल एप्लीकेशन के लिए, मतलब कोई बेल यहां पर है नहीं, ना आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, आपको अरेस्टेड इसी मैनर में पुलिस वाले अपने लॉकअप में रखेंगे 2 साल तक। इतना समझ में आता है जी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 दिग्गज नेता अरेस्ट हो जाते हैं। एक का नाम था सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम है सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और होल अमृतसर वाज लाइक कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बिठाई जाती है कि क्या करें यार, रॉलेट एक्ट को किस तरीके से निपटे। और इसी टाइम पे जनरल ओ डायर आते हैं और सबकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। यहां पर जितने लोग मारे जाते हैं रॉलेट एक्ट में, इसकी वजह से हिंदू रिएक्शन निकल कर आ रहा है। अब हमारी कंट्री से हिंदूज का रिएक्शन निकल कर आ रहा है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर हिंदू डोमिनेटेड सेक्शन पर गोलियां चलाई हैं। इतना क्लियर हुआ जी। अब मैं आगे की बात करूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ एक कंट्री लड़ रही थी जिसका नाम था टर्की। आज की डेट में टर्की को टर्की बोलते हैं आप लोग। अब टर्की इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? आज की डेट में भी ना टर्की में कीड़ा दौड़ता है एक, और कीड़ा ये बोलता है ऐसे कि आप सारी मुस्लिम कंट्रीज के ना हेड है। हालांकि ये खुद मानता है अपने आप को, हमने कुछ नहीं बोला ऐसे। ये बोलता है कि मैं जहां कहीं भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूं। टर्की में आज भी ये कीड़ा है, और क्यों है मैं ये बता दूं, क्योंकि सभी मुसलमानों का एक हेड, नाम था इसका कैलिफ, खलीफा बोलते थे इसे, वो रहता था टर्की में ही। ठीक है। अब हुआ क्या जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हारा और ब्रिटेन ने कैलिफ की पोजीशन को खत्म कर दिया। सबको समझ में आया? मतलब ये वो वाली बात हो गई कि बीजेपी गवर्नमेंट हारती है, कांग्रेस बनती है, और कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के साथ ही इंडिया के जो मेजर टेंपल्स हैं सब पर ताला लगा दिया जाता है। मतलब अयोध्या बंद कर दी, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बंद कर दिया, तरह तरह के बड़े बड़े मंदिर बंद कर दिए। तो जाहिर सी बात है कि एक हिंदू रिएक्शन सोसाइटी में निकल कर आएगा। यहां पर वही काम हुआ। ब्रिटेन ने हालांकि टर्की में यह काम किया, बट इंडिया में मुसलमान नाखुश थे। उनको यह लग रहा था कि हमारे मसीहे को आपने हटा दिया, मतलब हमारा जो हेड ऑफ वो था रिलीजन, आपने उसको हटा दिया। तो ये लोग मान कर रहे हैं कि आप हमारे हेड ऑफ रिलीजन को दोबारा से रीइंस्टेट कीजिए, उसको खलीफा बोलते हैं ना। तो इन्होंने खिलाफत की मांग करी। खिलाफत मतलब हमारे कैलिफ को दोबारा से पोजीशन पर बिठाइए। और यहां पर अब महात्मा गांधी चंट इतने हैं, उनको लगा कि भाई साहब ये एक बढ़िया प्लॉट है जिसमें मैं हिंदू मुसलमान दोनों को एक साथ कर सकता हूं। ठीक है भाई, बुढ़ा चंट तो था ही। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट दोनों को मुद्दा बनाया गया, और हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ मिलकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अब एंट्री मार रहे हैं। लोगों का एंट्री मारने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह भी था क्योंकि महात्मा गांधी ने बैक टू बैक 3 मैचेस जीते हैं, और अब आपको लग रहा है कि ये फाइनल खेलने वाले हैं हम 2023 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फाइनल से अपेक्षा बहुत थी, मगर बहुत बुरी तरीके से पिटे हम लोग। और यहां पर हुआ क्या, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी सत्याग्रह ही चाहते थे। सत्याग्रह का मतलब होता है शांति से एक जगह पर बैठकर केवल प्रोटेस्ट करेंगे, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कोई वॉयलेंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप वॉयलेंस करेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी वॉयलेंस करने का राइट आएगा और वो आपको मारेगी। ठीक है, बट अपन कहीं रुक रहे थे। 1922 में फरवरी में गोरखपुर सुना ही होगा, जहां से योगी आदित्यनाथ एमएलए हैं। इसी गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा में कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, जैसे महात्मा गांधी ने बताया। अब महात्मा गांधी ने इन लोगों को यह नहीं बताया कि शांति से प्रोटेस्ट करते समय अगर कोई गोली चला दे तो क्या करना है। ठीक है, तो गोरखपुर के चौरी चौरा में लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, मजे ले रहे थे, बैठ के आराम से शांति से बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। गोरखपुर के पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले आए और गोलियां चलाना शुरू कर दी। कुछ लोग मारे जाते हैं। अब लोगों को लगा भी शांति से गोली तो नहीं खाएंगे, शायद महात्मा गांधी इस बात पे सोचना भूल गए होंगे। तो ये सब उठे, इन्होंने 22 पुलिस वालों को पकड़ा, उसी थाने में किया बंद और आग लगा दी पूरे थाने को। तो 22 पुलिस वालों की हड्डियां जिंदा जलाई इन्होंने। अब यहां पर महात्मा गांधी वाज लाइक कि यार ये हिंसा की एक घटना हुई है, ऐसा ना हो कि कल को पूरा देश इस हिंसात्मक घटनाओं की चपेट में आ जाए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपने बंद कर दिया। एंड पीपल वर लाइक यार अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और एकदम से बंद करने की क्या ही जरूरत थी। शायद थोड़े अंग्रेज डर जाते, डर के ही भाग जाते। और ऐसे में हमेशा ना आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अरविंद केजरीवाल टाइप्स लोग दिखेंगे आपको।
जो क्या बोलेंगे कि यार अलग पार्टी बनाते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, सरकार को सरकार के अंदर से चेंज करेंगे। अगर कोई ये बोल रहा है ना बेटा, तो पहले ही समझ लो चोर है साला, ठीक है। यहां पर यही हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट में दो दिग्गज नेता, एक तो थे जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, और दूसरे से CR दास, चितरंजन दास। इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी ही पार्टी बनाई। नाम था इसका स्वराज पार्टी, 1923 में, जिसने ये बोला कि इलेक्शन लड़ेंगे, सरकार को सरकार के अंदर से पलटेंगे। इलेक्शन लड़े, जीते और कुछ नहीं किया। ये स्वराज पार्टी बनी और खत्म हो गई 1923 में ही। और इसी पूरे साल में आपको दो बड़ी बड़ी संस्थाएं देखने को मिलेगी। RSS का गठन हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब आ रही है। तो यहां पर मतलब ये पूरा की पूरा 1920 का जो डेकेड है, ये काफी घटनाओं से भरा हुआ है। हालांकि ये 1921 तक ही रहे, ठीक है। आगे चलते हैं जी, इनके टाइम पीरियड में और क्या हुआ, लिखिए। इन 1919 1919 Britishers implemented Rowlatt Act. Britishers implemented Rowlatt, ROWLATT. Britishers implemented Rowlatt Act. Next, in protest of Rowlatt Act, on 13th April, in protest of Rowlatt Act, on 13th April 1919, on 13th April 1919, Jallianwala Bagh massacre happened. Jallianwala Bagh massacre, Jallianwala, जालिया नहीं मैम, जलिया है। जलिया की स्पेलिंग JALLIAN, JALLIANWALA, जलियावाला बाग, BAGH, जलियावाला बाग मैसेकर, MASSACRE, जलियावाला बाग मैसेकर happened, in which more than 1500 people were killed. In which more than 1500 people were killed. आपको आज भी बता दूं मैं, अंग्रेजों ने आज तक कभी जलियांवाला बाग में हुई इस घटना का सॉरी नहीं मांगी है, कभी अपोलोजाइज नहीं किया इन लोगों ने। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा जीत कर आए थे ना, तब 2019 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डीप रिग्रेट शो किया था। लाइक वी आर मींस वी आर वेरी सॉरी, वी आर एक्सप्रेसिंग डीप रिग्रेट टुवर्ड्स जलियांवाला बाग which happened in 1919, क्योंकि 2019 में 100 साल हो गए थे ना इसे, अगर देखा जाए तो इसलिए यहां पर इन्होंने पहली बार एक डीप रिग्रेट शो किया था। नहीं तो अदरवाइज इन्होंने आज तक कभी फॉर्मली अपन से सॉरी नहीं मांगी है कि हम लोगों ने मारा। 1500 से ज्यादा लोग मार दिए, इसमें एक बच गया यार, और ये था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह बाद में जाकर लंदन के कैक्सटन हॉल में, एक हॉल है लंदन में कैक्सटन हॉल, कैक्सटन हॉल में बैठा हुआ जनरल डायर बियर पी रहा था। बस क्या, उसी की बोतल उसी में दे डाली और वहीं पे गोली चला दी। सरदार उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था लंदन में। उसके बाद इनको फांसी भी हो गई थी लंदन में ही, मतलब ब्रिटेन में ही, और बाद में इनके शरीर को इंडिया भेजा गया था। अमृतसर जाओगे ना कभी, तो एक चौक में सरदार उधम सिंह चौक दिखेगा आपको, तो वहां पर तो ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लाइक जलियांवाला बाग हत्याकांड की इन्होंने बदला लिया था। उधम सिंह चौक, हाँ, गए हो मैम आप? वेरी गुड। आगे चल रहे हैं, मतलब एक बार याद कर लेना, मतलब उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था, और कहां मारा था ये मैंने आपको बता दिया, कैक्सटन हॉल। बस एक मिनट में वही कंफर्म कर रहा हूं सर। ईयर है 1940, 1940। सरदार उधम सिंह, सरदार कैक्सटन हॉल, लंदन कैक्सटन हॉल। उधम सिंह किल्ड जनरल ओ डायर, इनका वैसे पूरा नाम है जनरल माइकल ओ डायर। 1940 में मारते हैं। 31 जुलाई, आपको बता दूं 31 ऑफ जुलाई 1940 उधम सिंह को फांसी हो जाती है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है ना, अभी 31 जुलाई में आप देखना बड़ा बड़ा छपकर आएगा न्यूज़पेपर में सरदार उधम सिंह के बारे में। तो तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, कभी वहां पे ब्लैंक हो जाओ,
कि ये कौन सा सरदार छप गया। 1940, 1940 में आप उड़ा देते हैं। हालांकि बात मैम 1919 की हो रही है अभी, भाई इसका बदला मैंने आपको इसी में लिखवा दिया। 1940 में बदला लिया जाता है, सरदार उधम सिंह को वहीं पर ये समझ लो कि फांसी हो जाती है। 1940 में ही मारा, 1940 में ही फांसी हो गई। फांसी 31 जुलाई को हुई थी, 31 जुलाई 1940 को फांसी हो जाती है। लाइक इस महीने फांसी को कितने साल हो जाएंगे? 60-84 साल, 84 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलें। कितना क्लियर हो गया? तो 1919 में एक तो आया रॉलेट एक्ट, एक होया जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद चलते आगे। इन 1919, 1919 में इन 1919 मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली फॉर्म्ड, मोहम्मद अली एंड शौकत अली फॉर्म्ड ऑल इंडिया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। मुस्लिम लीग तो बेटा 1906 में बन गई है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इन 1919 मोहम्मद अली शौकत अली फॉर्म्ड ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। इस खिलाफत कमेटी का क्या वो था, मांग क्या था? रीइंस्टेट द पोजीशन ऑफ खलीफा। तो यहां पर एम लिख लेना इसका क्या था, खिलाफत कमेटी का एम क्या था? टू रीइंस्टेट द पोजीशन ऑफ कैलिफ। कैलिफ की स्पेलिंग CALIPH। टू रीइंस्टेट द पोजीशन ऑफ कैलिफ इन टर्की, इन मॉडर्न डे टर्की। टू रीइंस्टेट द पोजीशन ऑफ कैलिफ इन मॉडर्न डे टर्की। कैलिफ को ही इंडिया में खलीफा कहा जाता था। टू रीइंस्टेट द पोजीशन ऑफ कैलिफ इन मॉडर्न डे टर्की, यह डिमांड करी थी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था? महात्मा गांधी ने क्या बोला? देखो बात तो इन्होंने बहुत पते की बोली थी। महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई साहब तुम कॉर्पोरेट कर रहे हो अंग्रेजों को, तभी वो आप लोगों की बैंड बजा रहे हैं, तुम लोग कॉर्पोरेट करना ही बंद कर दो। हमने बोला कैसे? महात्मा गांधी ने बोला बच्चे स्कूल जाना बंद कर दें, ठीक है, जो वो है आपके घर के बड़े जो है, जो एडवोकेट्स हैं, ब्रिटिश जुडिशरी में काम कर रहे हैं, वो एडवोकेसी छोड़ दे, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, मतलब सॉरी, जो ब्रिटिश ऑफिस में काम करने वाले इंडियन स्टाफ है, वो ब्रिटिश ऑफिस छोड़ दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजों का कपड़ा जो भारत में आता ना बिकने के लिए, वो कपड़ा खरीदना ही बंद कर दो। क्यों? क्योंकि पहले ना हर 5 में से 4 लोग जो होते थे वो ब्रिटिश मेड गुड ही पहनते थे, इतने सस्ते होते थे यार। तो अगर आप ये सब काम रोक दोगे तो मेरे को मतलब बिलीव है मेरे को कि विद इन 2 ईयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी प्रेशराइज हो जाएगी कि वो आपको छोड़ के जाएगी ही जाएगी। अब महात्मा गांधी ने बोला था कि 2 सालों में आजादी मिल जाएगी, लोगों ने इसका मतलब ये निकाला, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में आता ना, जैसे मैं अभी बोलूं, मैं बताता हूं अभी आपको, बिहार में ना अभी कोई जीतन सिन्हा की अभी इसका मर्डर हो गया, कोई जीतन करके, वो एक जीतन मांझी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मिनिस्टर है। एक ऐसी कोई जीतन सिन्हा करके बिहार में है, तेजस्वी यादव के साथ अलायंस बनाई थी उसके बेटे ने, तो मर्डर हो गया बिहार में उसका, अभी आज ही पता लगा। तो इसके बाद ना बीजेपी से रिएक्शन लिया गया कि सर बिहार में तो वो नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे दिन दिहाड़े मर्डर कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि एक सिविलाइज सोसाइटी में अपन क्राइम को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन भाई ने डोनाल्ड ट्रंप से कर दिया। इन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी तो गोली चली ना, तो उसको कितना रोक लिया अमेरिका ने। देखो बात तो सही कह रहा लड़का, बट ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती बोलने लायक। इसको आप मीडिया में बोलोगे ना तो बवाल मचा ही मचा। अब बवाल मच ही रहा है। यहां पर भी ना ऑलमोस्ट वही समझ लो आप लोग, ब्लेम गेम नहीं होती,
लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया, लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने लिख के दिया है कि भाई साहब 2 साल में भारत आजाद। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ही यही बोल रहा है, चंपारण में विजय, खेड़ा में विजय, अहमदाबाद में विजय, अब भारत को भी जीतने की तैयारी है। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चले होने वाले थे 2 साल। ठीक है, आप लोगों को लगा अब तो आजादी मिलने वाली है, चलो आओ करते हैं बॉनफायर। वो बॉनफायर का मतलब तुम असली हड्डियों से ले गए, 22 पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया तुमने। फिर महात्मा गांधी को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी फेंक दी थी 2 साल पहले, तो आओ अब इस छोटी सी चीज के ऊपर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। और तब गुस्सा ज्यादा उमड़ा लोगों का कि यार ये कोई बात नहीं थी। चलिए इसके बाद एक दो चीजें और लिखवा रहा हूं चैम्सफोर्ड के लिए, उसके बाद आगे चलूंगा। लिख लिए ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और ये हिज कौन है? चैम्सफोर्ड। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एन इंडियन सर एसपी सिन्हा, एन इंडियन सर एसपी सिन्हा, सर एसपी सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। सर एसपी सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। पहली बार किसी इंडियन को गवर्नर बनाया जा रहा था। हालांकि पोजीशन तो छोटी सी ही थी, क्योंकि उस टाइम पर सबसे बड़ी पोजीशन वाइसरॉय की हो गई ना, तो गवर्नर तो क्या ही करेगा। एन इंडियन सर एसपी सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है ये, क्योंकि अब वाइसरॉय सबसे ऊपर हो गया है। ठीक है, और जब वाइसरॉय नहीं होते थे ना, तब गवर्नर की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती थी, तब तो इंडियन बनाया नहीं। अब वैसे कुछ बनाने का फायदा नहीं है, बट फिर भी कभी कभार ना पूछा जाता है कि आज तक कभी गवर्नर ऑफ बंगाल की पोजीशन पर कोई इंडियन बैठा है, तो यहां पर नाम है सर एसपी सिन्हा का। और कब बिठाया गया था? तो इसको 1920 के टेन्योर के आसपास अपॉइंट किया गया था, जिस समय भारत के वाइसरॉय ऑलरेडी लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, चलिए जी, अब अगले वाइसरॉय भारत में आ रहे हैं। नेक्स्ट वाइसरॉय इज लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 26 तक लॉर्ड रीडिंग भारत में रहे। उस समय ना वाइसरॉय का कार्यकाल 5-5 सालों का ही होता था। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारा यहां पर भी 5-5 सालों का ही टेन्योर है, इनको भी 5-5 सालों के लिए भारत में भेजा जाता था। तो आइए बात करते हैं इनके टाइम पर क्या हुआ। सबसे बढ़िया काम जो अंग्रेजों ने यहां पर किया, रॉलेट एक्ट वॉज रिपील्ड। रॉलेट एक्ट वॉज रिपील्ड, रॉलेट एक्ट को हटा दिया गया। रॉलेट एक्ट वॉज रिपील्ड, रॉलेट एक्ट वॉज रिपील्ड। नेक्स्ट, ऑन 5th February 1922, on 5th February 1922, on 5th February 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। On 5th February 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। सॉरी, 5th नहीं है, 4th February है। On 4th February 1922, चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड, where 22 policemen were burnt alive. Where 22 policemen, where 22 policemen were burnt alive in the in the Chauri Chaura village. Where 22 policemen were burnt alive in the Chauri Chaura. Chauri Chaura लिखूं? CHAURI, Chauri, CHAURA, Chaura. Where 22 policemen were burnt alive in the Chauri Chaura village of Gorakhpur. अच्छा, जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन देखा किसी ने आज तक? जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ये बता दूं, दुनिया में आज तक किसी भी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है जितना गोरखपुर जंक्शन का है। तो ये वैसे मैंने बता दिया, मतलब क्योंकि यहां पर घटना हो रही है तो 2-3 चीजें मिलती जुलती। इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। आफ्टर लिखिए, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट
नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय महात्मा गांधी। आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या एनसीएम लिख सकते हो आप इसको। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लगा अब इसको विड्रॉ करते हैं भाई, अब आगे नहीं चला पाएंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अच्छा, शांति निकेतन तो सुना ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था एक स्कूल, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, वो वेस्टर्न आइडियल्स, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बड़ा चिढ़ते थे। ही वॉज लाइक कि बच्चों को चार दीवारियों में बंद करके, स्मार्ट बोर्ड तो खैर अब आ गया, ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे ही पढ़ा सकते हो, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना चाहिए खुले में, नेचर में, जहां पर वो नेचर को ऑब्जर्व करे, क्रिएटिव माइंड हो जाए तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा भी जाएगा। भाई बात तो सही कह रहे थे वो, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन बनाया। 1904 के आसपास बना था शांति निकेतन। अब शांति निकेतन को अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया। 1921 में यही शांति निकेतन कहलाई विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अभी सुन लो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, मैं आपको वैसे बता दूं, बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इंडिया में जिसके वाइस चांसलर, वीसी, गवर्नर नहीं है, सॉरी, जिसके चांसलर गवर्नर नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको वीसी ऑफिस दिखेगा। अगर डीयू में भी जाओगे तो भी वीसी ऑफिस ही दिखेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको चांसलर का ऑफिस कभी नहीं दिखेगा। चांसलर भले ही वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक हो, चांसलर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि चांसलर कौन होता है भाई? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इज ऑलवेज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के गवर्नर को ही चांसलर मानता है और वाइस चांसलर वही अपॉइंट करता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? बट कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्शन है, जैसे डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो मैं लिखवाऊंगा, इसका चांसलर भारत के प्राइम मिनिस्टर है। तो कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए, रेस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के चांसलर गवर्नर ही है। तो लिख, किनके? हाँ, एनएलयू के तो मैम होंगे ही ऑफ कोर्स। तो कुछ एक ऐसी यूनिवर्सिटीज, मतलब बहुत ही कम है मैम ऐसे कॉलेजेस, नहीं तो रेस्ट सारे कॉलेजेस के चांसलर गवर्नर ही होते हैं। इसके बाद लिख लीजिए, यहां पर एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं। इन 1922 विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इन 1922 विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग। इन 1922 विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1921 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, आज भी काम कर रही है। इन 1921 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राम मनोहर लोहिया के चांसलर, सीएम ऑफ यूपी। हाँ, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज छोड़ दो सर, जैसे वेस्ट बंगाल में ना ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के चांसलर गवर्नर ही है। तो ममता बनर्जी इज लाइक कि ना, गवर्नर के साथ तो उनका वैसे ही 36 का, उनका किसके साथ नहीं है। तो ममता बनर्जी इज द फास्ट एंड फ्यूरियस दीदी। तो उन्होंने अभी एक जो लॉ है वो पास करना चाह रही है, जिसमें इन्होंने ये बोला कि अब वेस्ट बंगाल के किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर वेस्ट बंगाल के गवर्नर नहीं होंगे। बट इन पागलों को कौन समझाए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होकर निकलेगा वो गवर्नर के पास ही तो जाएगा, गवर्नर साइन करेगा तभी तो हटेगा। तो क्या मतलब, क्या सोच रहे हो आप ऐसे? और अगर ज्यादा बवाल किया है इन्होंने तो आर्टिकल 356 है आपके पास, स्टेट इमरजेंसी, और गवर्नर को तो बस एक लव लेटर लिख के भेजना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सर दीदी पागल हो गई है और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पर ये मैंने बहुत समझाया तो बोल रही है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, काय का कॉन्स्टिट्यूशन, जेब में गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप आर्टिकल 356 लगा दो। अगर किसी गवर्नर ने ये लिख के भेज दिया ना तो कोई इंक्वायरी नहीं होती, डायरेक्टली आर्टिकल लग जाता, क्योंकि स्टेट इमरजेंसी इज द मोस्ट मिसयूज्ड इमरजेंसीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा मिसयूज इसी का ही होता है। जम्मू कश्मीर में तो आए दिन लगती थी ये, तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर कब लगेगी, क्योंकि अभी ना ये सही में पागल हो गई हैं। जैसे अभी वो अनंत अंबानी की शादी से होकर आए हैं सारे। मैं तो हैरान हूं वैसे कि इंडिया अलायंस वालों को भी बुला लिया, जैसे ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव को कोई नहीं देख रहा था, डिम्पल भाभी को देख रहे थे सारे। तो अब आगे चल रहे लिख लो एक बारी। नहीं मैम, अच्छा लग रहा था मुझे भी, मतलब नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ आगे लिख लो, कहा था मैं। हाँ, 1921 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय M.N. रॉय।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंड बाय एम एन रॉय। बहुत गजब का आदमी है, बताइए। इसने बोला आजादी आजादी चिल्ला रहे हो बे, आजादी के बाद करोगे क्या? हमने कहा बात तो सही कह रहा है यार। इसने बोला चलो मान लो आजाद हो गए तो देश कैसे चलाओगे? अब ये बात तो पहली बार हो रही थी। इन्होंने बोला, एम एन रॉय ने बोला कि देश चलाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार कर लो भाई, उसके अकॉर्डिंग ही तो चलोगे ना। कल को ऐसा हो कि ब्रिटिशर छोड़ के गए और दोबारा से इस देश का सत्यानाश हो जाए, भाई कोई साथ में रह के काम ही ना कर पाए। तो आइडिया जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहली बार इसी ने दिया था, एम एन रॉय। इनके बारे में लिख लीजिए, ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ, he propounded the idea of constitution. He propounded the idea of constitution for the first time in 1934. He propounded the idea of constitution for the first time in 1934. ये एम एन रॉय, ये वो वाले एम एन रॉय हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, और क्या क्या चीजें इस पूरे कालखंड में होती है। एक बहुत ही वाहियात मूवी बनी है, इफ यू रिमेंबर, 30 मार खान। देखिए वो कटरीना कैफ, अक्षय कुमार, मुझे पता नहीं वो आ कैसी गई, बट ठीक है। उस मूवी का बिल्कुल स्टार्टिंग का सीन ना, वो कोई ट्रेन व्रेन को अपना लूटने का प्लान बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ? एक बार थोड़ा सा दिल मार के वाहियात मूवी दोबारा देख लेना, अच्छी मूवी है मैम। सही में मैम? अच्छा, मैंने नहीं ढंग से देखी, इसका मतलब चलो अच्छी होगी, कोई नहीं। बहुत बहुत ही बेहतरीन मूवी, मतलब नहीं मैम, एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए था, बस नॉमिनेट ही नहीं हुई। हाँ, एकेडमी अवार्ड्स के लिए मैं नॉमिनेट कर रहा हूं इस बार, ऑस्कर जीत के आएगी तो जैसी भी मूवी थी, चलो अच्छी मान लो तुम। उसका पहला वाला जो इवेंट है ना, वो ट्रेन लूटने वाला, वो एक्चुअली में एक्चुअल इवेंट है। ये काकोरी ट्रेन रॉबरी मानी जाती है। तो ब्रिटिशर्स का ना जो धन है वो जा रहा था इस ट्रेन में। तो भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अलायंस बना के ट्रेन लूट ली। ठीक है, तो ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट है जो इस समय हो रहा है। तो यहां पे लिख लेते हैं नेक्स्ट। ऑन 9 अगस्त 1925, और 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन रॉबरी was conducted. ट्रेन रॉबरी वॉज कंडक्टेड। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? बहुत सारे लोगों के नाम है वैसे तो, बट कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं, लिख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रसाद ही लिखना, प्रसाद मत कर देना। ये राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल की स्पेलिंग BISMIL। और दूसरे का नाम लिख लीजिए अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान, इन दोनों लोगों का मास्टरमाइंड है। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहरी, सचेंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता, मनमाथन गुप्ता। गुप्ता ज्यादा है, बनिए ज्यादा है, तो पैसे नहीं को चाहिए होता है, तो मैं भी एक बनिया ही हूं, तो मैं वैसे ही बता रहा हूं यहां पर। तो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर, जो सबसे ज्यादा जो ट्रेन रॉबरी का जो प्लान था वो इन दोनों ने मिलकर ही बनाया था। बिस्मिल, बिस्मिल कभी कभार पूछ लेते हैं ये लोग, तो रामप्रसाद बिस्मिल तो अक्सर याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन रॉबरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये आदमी। उसके बाद बात चलते हैं भाई आरएसएस के ऊपर आ जाते हैं। 27 सितंबर 1925, अगली तारीख लिख लीजिए, 27 सितंबर 1925। जगह का नाम है नागपुर। 1925, 27 सितंबर 1925, वेन्यू है नागपुर। और यहां पर क्या हो रहा है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस वॉज फॉर्म्ड बाय, मतलब समझ रहे हो, अगले साल आरएसएस को बने 100 साल हो जाएंगे, तो एक बड़ा इवेंट हो जाएगा भाई। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारी चीजों को दिमाग में रखना, हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है अपने आप को। आरएसएस वॉज फॉर्म्ड बाय केशव बलिराम, इनका पूरा नाम लिख लीजिए, बाय केशव बलिराम हेजवार, HED
GEHEDGEWAR, केशव बलिराम हेजग्वार। कौन थे? ब्रिटिश इंडिया में डॉक्टर थे भाई। इन्होंने बनाई थी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आरएसएस। आज की डेट में आरएसएस के चीफ कौन है? बताओ भाई, सब छोड़ दो तुम, जुडिशरी, तुम मुझे यही बता दो आरएसएस के चीफ कौन है? मोहन बाबू। अच्छा, अरे मैम, गूगल मेरे पास होता काश। इनका वो चलता नहीं क्या वाईफाई? मेरा तो मैम होता ही नहीं, मेरा फोन भी नहीं चलता अंदर आके। अच्छा, आप लोगों ने वो कर लिया, अपने अपने फोन पोर्ट करवा लिए बीएसएनएल में? मैम एक वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना आजकल, बीएसएनएल की घर वापसी, पोर्ट जियो। हाँ बताइए, मैं देखता हूँ। कोई नहीं बेटा, मेरा काम अभी चल रहा है, मैं भी ले लूंगा आपसे थोड़ी देर में पासवर्ड। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है 9 अगस्त को। सितंबर 1925 में आरएसएस बन रहा है। ये सब चीजें मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं, जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप दो शायद बहुत दिनों बाद आए हैं। वैसे तो चल रहा है इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट, आजाद करवा रहा हूं भारत को अभी। बट मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने वाइसरॉय की हिस्ट्री को और इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट को कंबाइन कर दिया। मतलब कौन से वाइसरॉय के टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसमें क्या हो गया, एक तो वाइसरॉय वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया, साइड बाय साइड इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा। यही दो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर। वो आपसे या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि काकोरी ट्रेन रॉबरी के टाइम पीरियड में भारत का वाइसरॉय कौन था, तो फिर वहां पे हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि हमको ये तो पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, बट ये नहीं पता होगा कि कौन था उस समय वाइसरॉय। 1925 की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद वो इंसान आ रहा है जो मेरा बहुत फेवरेट है, नाम है उसका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, IRWIN। अच्छा, एक चीज मैं लिखवाना भूल गया यार, स्वराज पार्टी नहीं लिखवाई मैंने आप लोगों को, है ना, बस वो, सॉरी मैम, एक बार वो लिख लो। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, ये ऊपर लॉर्ड जो रीडिंग है ना उनमें लिखना है। लॉर्ड रीडिंग जो लिखा था ना ऊपर, आपने टॉपिक डाला था रीडिंग वाला, उसमें एक लास्ट पॉइंट ऐड कर लो, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। मोतीलाल नेहरू एंड CR दास formed Swaraj Party in Allahabad. Formed Swaraj Party in Allahabad in 1923. Formed Swaraj Party in Allahabad in 1923. ठीक है, अब चलूं आगे। हाँ जी, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन, 1923। अब इरविन क्या है? इरविन के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले साइमन कमीशन कुछ इंडिया में आती है। साइमन कमीशन क्या थी यार? 1919 में ना एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये भी आपको बताऊंगा मैं, इसी में लिखवाऊंगा मैं। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रोग्रेस रिपोर्ट भारत में क्या रहा, कितना उसने रिफॉर्म किया, मतलब कितना उसको, उस एक्ट को लोगों ने पसंद किया, किस तरीके से इंडिया को वो चेंज कर पा रहा है या कहां कहां पे वो फेल मार रहा है, इसको स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन को इंडिया भेजा गया था। और साइमन कमीशन को यह बोला गया था कि अगर कोई चेंजेस हैं तो वो रिकमेंड भी करोगे आप। हम लोगों को साइमन कमीशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि 7 मेंबर थे कमीशन में, 7 के 7 अंग्रेज, और एक मेंबर इसमें यह था जिसका नाम था सर क्लीमेंट एटली। साइमन कमीशन का मेंबर बन के भारत में आया था ये, और बाद में यही क्लीमेंट एटली 1945 में ब्रिटेन का PM भी बनने वाला है। एक क्वेश्चन ना मैंने आप लोगों के यहां पर यह देखा था कि साइमन कमीशन का वो कौन सा मेंबर था जो इंडिया आया था और 1945 में PM बना था। और इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन विजिटेड इंडिया बिफोर बिकमिंग द PM ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें आंसर है क्लीमेंट एटली, साइमन कमीशन का मेंबर बनकर भारत में आया था। साइमन कमीशन के खिलाफ वो काले से झंडे आपने दिखाए थे, स्लोगन्स दिए थे, क्या साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय ने भी दिखाए, तो लाला लाजपत राय की टिंडी अंग्रेजों को बढ़िया लगी, लाइक सपाट थी, ऊपर से पकड़ के लाला लाजपत राय को ही लाल कर दिया। और जिस पुलिस वाले ने ठोका लाला लाजपत राय को, नाम था उसका पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स, उसने दबा के लाठी मारी। लाठी के चक्कर में हमारे लाला लाजपत राय चल बसे। ठीक है जी, अब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने वाले हैं ये 3 लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये लाहौर में मानते हैं पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को, लाहौर को मार देते हैं, लाहौर में मार देते हैं। और ये केस दर्ज होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से, और इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन तीनों को फांसी होती है।
ठीक है, अभी मैं वो भी आऊंगा कि क्या महात्मा गांधी फांसी रुकवा सकते थे। बॉटम लाइन बताऊं तो बड़ो सब कुछ कर सकता था, बट किया नहीं। अब क्यों नहीं किया, तो आइए बात करेंगे आगे। चलिए जी, तो आइए लॉर्ड इरविन के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट टाइम पीरियड है ना, 1926 से 31। इरविन, IRWIN, 1926 से 31, लॉर्ड इरविन। लिखिए इनके बारे में पहला पॉइंट। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। अब साइमन कमीशन को क्यों भेजा गया था? साइमन, SIMON, साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। लिखिए, साइमन कमीशन के बारे में लिखवा रहा हूं। इट वॉज अ 7 मेंबर कमिटी। 6 थे 7 थे, वो कंफ्यूज हो गया यार, 7 तो ड्राफ्टिंग कमिटी में थे, 6 मेंबर कमिटी होनी चाहिए। 7 ही है, 7 ही है। इट वॉज अ 7 मेंबर कमिटी which was sent to prepare a report, on Government of India Act 1919, which was sent to prepare a report on Government of India Act 1919। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ना एक नाम से और पुकारते हैं, इसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इस लॉ को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो आप लोग अब समझ रहे होंगे सारे, 1919 में आया था लॉ, तो इस समय वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही है, तो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इस लॉ को इंडिया में। तो कभी के बार वो ये भी बोल देगा, साइमन कमीशन को क्या मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को स्टडी करने ही भेजा गया था? हाँ, क्योंकि यही रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। साइमन कमीशन वॉज वाइडली प्रोटेस्टेड अक्रॉस इंडिया। साइमन कमीशन वॉज वाइडली प्रोटेस्टेड अक्रॉस इंडिया because all of its members were Britishers. Simon Commission was widely protested across India because all of its members were Britishers. इसके कौन कौन से मेंबर थे? सर जॉन साइमन तो इसके हेड थे, इसलिए साइमन कमीशन नाम पड़ गया। सेकंड मेंबर है क्लीमेंट एटली। थर्ड मेंबर हैरी लिवाय। फोर्थ मेंबर एडवर्ड कार्डोगन। फिफ्थ मेंबर वर्नन हार्टशॉन। नेक्स्ट जॉर्ज लेन। नेक्स्ट डोनाल्ड हावर्ड। ये 7 मेंबर भारत में आए थे साइमन कमीशन के मेंबर बनके। इसमें अगर आप देखें तो ये इंसान है जो मेरी जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्लीमेंट एटली बने थे 1945 में ब्रिटिश पीएम। तो ऑल ऑफ दीज विजिटेड इंडिया एज द मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट। इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय। इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, Lala Lajpat Rai was seriously wounded
by police officer Saunders, seriously wounded by police officer Saunders during lathi charge, by police officer Saunders during lathi charge. Next point, on 17 December 1928, on 17 दिसंबर, अच्छा ये लाला लाजपत राय फरवरी में मर रहे हैं, 1928 में ही फरवरी में मर रहे हैं। लाठी चार्ज में जो इनकी जान गई वो फरवरी 1928 में गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखवा रहा हूं, ऑन 17 दिसंबर 1928 पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स वॉज असैसिनेटेड, पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स वॉज असैसिनेटेड बाय भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। Police officer Saunders was assassinated by Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and Chandrasekhar Azad। चार लोग थे वैसे। चंद्रशेखर आजाद ने तो खुद को ही गोली मार ली थी, अगर आपने थोड़ी मूवी देखी हो तो। इलाहाबाद कभी जाएं तो प्रयागराज में एक आपको शहीद पार्क दिखेगा, उसी शहीद पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने पेड़ के पीछे ही खुद को गोली मार ली थी। तो वैसे फांसी चार लोगों को होनी थी, तो चंद्रशेखर आजाद तो खुद को ही मार लेते हैं, बाकी बचे ये तीन लोग, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कौन से थे चार, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद। इसमें अगर मैं सबके पूरे पूरे नाम बताऊं ना जी, तो भगत सिंह का तो पूरा नाम आपको पता ही है। जो राजगुरु है, इनका पूरा नाम है शिवाराम राजगुरु, राजगुरु के नाम से फेमस है, वैसे इनका पूरा नाम शिवाराम राजगुरु है। और जो ये सुखदेव है, इनका पूरा नाम है सुखदेव थापर। वैसे नाम पूछते नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर, भगत सिंह, ये तीन लोग फ्रेंड्स माने जाते हैं। 21-22 साल इनकी उम्र है, लाइक 22-21 में तो भगत सिंह को फांसी हो जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा पुराने नहीं है। हाँ, इसमें पुराना चावल ये चंद्रशेखर आजाद है, तो ये तो अपने आप को पहली गोली मार लेता है। वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे अब लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इनकी सुनवाई होती है और ये तीनों खड़े होते हैं बिल्कुल चौड़ में कि भाई साहब अपने अम्बट ने ठोका है और तुम्हें भी ठोकेंगे। अब तुम जज को बोलो अगर तुम ये कि तुम्हें भी ठोक देंगे, तो भाई वो फांसी की सजा ही देगा वो तुम्हें, और क्या देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूं कि इरविन के टाइम पीरियड में इसको बचाया जा सकता था, महात्मा गांधी कुछ कर सकते थे। आइए बात करते हैं। ये तो सारा कांड साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। In 1929, Congress organized a Lahore session. Congress organized a Lahore session in 1929. Congress organized a Lahore session in 1929, which was headed by Pandit Nehru. Lahore session in 1929, which was headed by Pandit Nehru. Headed by Pandit Nehru. लाइक आज तक पंडित नेहरू ना कभी कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बने थे, ये पहली बार था। और इनकी चेयरमैनशिप में पहला सेशन भी हो रहा है कांग्रेस का लाहौर में। आपको बता दूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC आज भी है, और CWC का आज भी AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। और उस एनुअल जनरल मीटिंग में कांग्रेस के चीफ बैठते हैं। लाइक कई सालों से तो सोनिया गांधी बैठ रही थी, इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो ये सब बैठते हैं और ये बताते हैं कि इस बार और कौन सी हमारी नई रणनीति रहेगी जिसमें हम हारेंगे, इस बार अलग तरीके से हारेंगे। तो हालांकि इस बार जीते ये लोग, वो अच्छी बात है। बद्रीनाथ की सीट भी ये लोग जीत गए हैं, तो और ये कनेक्ट कर रहे हैं उसको अयोध्या की सीट से, क्योंकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु लाइक राम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल खराब हो रखा है अभी, ठीक है। आगे चल रहे हैं। मैम अभी बाई इलेक्शन जो थे ना, जब सीट खाली हो जाती है कोई, तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। हाँ, आगे चल रहा हूं मैं। तो अपन कहाँ पे पहुंच गए? नहीं, बद्रीनाथ नहीं पहुंचे मैं हूं। हम पंडित नेहरू चेयरमैन बन गए हैं लाहौर सेशन के। अब ये लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, लिखते हैं। ड्यूरिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्यूरिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ड्यूरिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम resolution of Purna Swaraj was passed. During this session for the first time, resolution for the Purna Swaraj was passed. Resolution for the Purna, POORNA,
resolution for the Purna Swaraj was passed and 26th January 1930 was passed and 26th January 1930 was declared to be celebrated. 26th January 1930 was declared to be celebrated as Independence Day across India. And 26th of January 1930 was declared to be celebrated as Independence Day across India. मतलब ब्रिटिशर्स पर एक फॉर्मल प्रेशर बनाने की बात हो रही है कि सर देखो आजाद तो अभी हुए नहीं, बट आजादी दिवस मना रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने मना रहे हैं, क्या कर लोगे। तो ये 26 जनवरी की जो तारीख है ना, ये हिस्टोरिक हो जाती है, इस समय हिस्टोरिक हो जाती है। तभी 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा रेडी था, बट फिर भी आपने 2 महीने का वेट किया और 26 जनवरी 1950 इंप्लीमेंट किया आपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कभी कभार पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर में ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, तब 26 जनवरी में ही क्यों इंप्लीमेंट किया गया। ये उसका रीजन है, ये पूर्ण स्वराज इसका रीजन है। जवाहरलाल नेहरू रेजोल्यूशन पास करते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको अंग्रेज किसी कीमत पर नहीं चाहिए। आगे चल रहे हैं जी, नेक्स्ट। अब यहां पर इतना कुछ हो रहा था, महात्मा गांधी वॉज लाइक अब मतलब तेरे भाई को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ा 1922 के बाद पॉलिटिक्स में है नहीं। देखो तो भी जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद किया तो कहां पे थे आपको देखा, तो महात्मा गांधी ने यहां पर मुद्दा बनाया सॉल्ट को। क्यों? क्योंकि पहले सॉल्ट ना बिका करती थी ब्रिटिश शॉप्स पर और बहुत महंगे दामों पर बेचते थे ये लोग। और महात्मा गांधी ने बोला सॉल्ट तो भाई साहब यहां पर हर घर की जरूरत है, इतना महंगे में बेचोगे तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, तो सॉल्ट खुद बना पाए एटलीस्ट वो तो राइट दे दो। तो महात्मा गांधी शुरू करते हैं दांडी मार्च। तो अब ये दांडी मार्च इसी साल इरविन में हो रही है, लाइक लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में हो रही है, लिख लीजिए। बिटवीन 12th of March 1930, सॉरी ऑन 12th of March 1930, on 12th of March 1930 महात्मा गांधी started दांडी मार्च। महात्मा गांधी on 12th of March 1930 महात्मा गांधी started Dandi March from Sabarmati Ashram. Dandi March from Sabarmati Ashram, which reached Dandi coast, on 6th April 1930, which reached Dandi coast on 6th April 1930, where Mahatma Gandhi broke the salt laws, which reached Dandi coast on 6th April 1930, where Mahatma Gandhi broke the salt laws and started civil disobedience movement. And started civil हाँ जी and broke the salt laws, मतलब where Mahatma Gandhi broke the salt laws and started the civil disobedience movement. अब यहां पर ना कभी के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ऐसा क्या था जो नॉन कॉर्पोरेशन में नहीं था, है ना जी। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में भी मतलब घूम फिर के महात्मा गांधी यही बोल रहे थे कि भाई आप लोग स्कूल्स ना जाओ, कॉलेजेस ना जाओ, एडवोकेट्स जुडिशरी ना जाएं, मतलब वो अपने क्या कहते हैं कोर्ट्स में ना जाएं, सभी जो सरकारी स्टाफ है वो अपने अपने ऑफिसेज में ना जाएं, ठीक है, आप लोग अंग्रेजों के कपड़े खरीदना बंद कर दें, सब कॉमन था। मगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में एक ऐसी चीज थी जो नहीं बोली गई थी, जो अब बोली जा रही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने यह भी सबको बोला कि टैक्स मत दो। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में टैक्स के ऊपर महात्मा गांधी ने कुछ नहीं बोला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने लाइक ही सेड कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर को टैक्स भी नहीं अपना पे करेगा। तो यहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉर्पोरेशन से केवल एक चीज पर अलग रहा, विच इज नो टैक्स शुड बी गिवन।
ये महात्मा गांधी ने यहां पर लोगों से आग्रह किया कि कोई टैक्स पे नहीं करेगा। आगे चले अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई कि अंग्रेजों का ये जो वो था साइमन कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और रिपोर्ट सबमिट के बाद अब भाई वहां पर ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने लगती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि मतलब सब लोग बैठेंगे एक साथ, मतलब एक राउंड टेबल के ऊपर और डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस को और देखेंगे कि भारत में क्या लागू हो सकता है। ठीक है जी। तो यहां पर अपन है लॉर्ड इरविन और इरविन है 1931 तक। तो लॉर्ड इरविन के समय पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिख लीजिए, कब होता है? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 दिस वाज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं जा रहा। और यहां पर अब लॉर्ड इरविन को लगता है कि भाई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, उससे अच्छा है पहले मैं महात्मा गांधी से बातचीत करके सिविल डिसोबीडियंस खत्म करवा देता हूं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाएंगे, ऐसा इनसे मनवा लेता हूं। महात्मा गांधी वॉज लाइक कि अगर आप महात्मा गांधी के पास जाओगे कि सर मान जाओ, तो बड़ो अपनी डिमांड लेके बैठ जाएगा सबसे पहले कि पहले मेरी ये डिमांड मानोगे, उसके बाद बात करेंगे। और यहां पर हुआ भी, महात्मा गांधी ने इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी अपनी कि पहले मेरी ये 11 मांगे मानो, उसके बाद देखूंगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। और वो इरविन मान लेते हैं। कहा जाता है इस डिमांड में महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की रिलीज नहीं मांगी। अगर स्पेसिफिकली मेंशन करते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उम्र कैद हो जाए, फांसी ना हो, तो उम्र कैद भी 14 साल ही है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद ठीक हो जाता, मतलब इतना ज्यादा जो सिचुएशन है वो आगे खींचती ना, मतलब 40-42 की उम्र में शायद ये तीनों आजाद हो जाते। बट ऐसा मांगा नहीं गया था, इसलिए कभी कभी बोल दिया जाता है कि गांधी चाहते ही नहीं थे कि ये बचे। ठीक है, तो अब क्या था क्या नहीं पता नहीं, बट एक लास्ट पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद अपन चलेंगे अगले वाइसरॉय की तरफ। ऑन 5th of March 1931, on 5th of March 1931, Gandhi-Irwin Pact was signed. On 5th of March 1931, Gandhi-Irwin Pact was signed. Gandhi-Irwin, IRWIN, Gandhi-Irwin Pact was signed, and Mahatma Gandhi withdrew, and Mahatma Gandhi withdrew the civil disobedience movement, and Mahatma Gandhi withdrew the civil disobedience movement. अब महात्मा गांधी ने ये 2 बार कर चुके हैं। पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। अब लोगों का विश्वास बिल्कुल उठता चला जा रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं कि बुढ़ा पागल हो गया, इसका जब मन आता है ये शुरू करता है, जब मन आता है बंद कर देता है, अपन को मजा आने लगता ही है, महात्मा गांधी इतने में बंद कर देते हैं। तो कहा जाता है कि अब महात्मा गांधी की बड़ी किरकिरी सी हो रही है। यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी मान जाते हैं कि मैं जा रहा हूं, और इरविन का टाइम पीरियड तब तक भारत में खत्म हो जाता है। ठीक है जी, आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाइसरॉय की। अगला वाइसरॉय है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जी मैम। इलेवन डिमांड्स में पहली डिमांड ये थी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दूसरी डिमांड ये थी कि जो सॉल्ट है उस पर आप लोग लॉ, मतलब जो लॉ अपने सॉल्ट पे वो अपना बना रखा है वो वापस लोगे, जो सॉल्ट है वो टैक्स फ्री कर दोगे। थर्ड डिमांड ये थी कि ब्रिटिश जो कंपनीज हैं वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को भी सपोर्ट करेंगी। मतलब बहुत ही घिसी पिटी सी 11 डिमांडें मान के चलो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो थी डिमांड, वो थी रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उस टाइम पर जो प्रिजनर्स होते थे वो भी अलग अलग तरीके के होते थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मैम वो होते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी की खिलाफत करते हो। ऐसे सरकार ने की पॉलिसी बनाई और आपने प्रोटेस्ट कर दिया कि हम इसके खिलाफ है, तो सरकार ने क्या किया, उठाकर तुम्हें जेल में बंद कर दिया। तो आप कहलाते थे पॉलिटिकल प्रिजनर। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के पास उस समय ये राइट्स होते थे कि वो अपना कुक, अपनी लाइब्रेरी साथ में लेके जा सकते थे। मतलब उनका जेल नहीं लगता था, घर लगता था। आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल जैसे मसाज वसाज हो रही है, तुम्हारी लाइब्रेरी बन रही है, तुम्हारा कुक खाना बना रहा है, ये तो होता पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एक होते क्रिमिनल्स।
जो किसी अंग्रेजी ऑफिसर को मार दे, ठीक है, या किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल को मार दे, उसको जब जेल होगी उसको माना जाता था क्रिमिनल, और क्रिमिनल्स को रखा जाता था बहुत ही सब ह्यूमन कंडीशन में। एग्जाम्पल बताऊं तो वीर दामोदर सावरकर, वो काले पानी की जेल, सेल्युलर जेल, अंडमान निकोबार, तो ये ऐसी जेल्स में उनको भेजते थे। तो यहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यहां पर क्रिमिनल्स में है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स में नहीं है। तो कहा यह जाता है कि अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर वाला शब्द हटा देते ना, और यहां पर केवल यह लिखा जाता कि रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, तो हो सकता था कि इन तीनों की सजा भी शायद टल जाती है, क्योंकि वाइसरॉय के तो हाथों में है ही ना सब कुछ। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, यहां पे फंसा फड्डा, जो महात्मा गांधी पर इतनी उंगलियां उठती हैं कि सर आपने क्या किया उस टाइम पर। हाँ होते ही है मैम, बट पॉलिटिकल बिजनेस के पास इतने राइट्स आज की डेट में नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मतलब ऐसे थोड़ी ना कि आप अपना कुक साथ में ले जाओगे और शादी वादी भी अंदर ही करवा देंगे तेरी, तो टेंशन नहीं लेनी। वो बात अलग है कि तुम जैसे तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है, तो थोड़ा तिहाड़ जेल में अमेनिटीज अलग हैं। वैसे दिल्ली में और भी जितनी जेल्स हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एक्सेप्ट तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल आती है दिल्ली गवर्नमेंट की रेल मिनिस्ट्री के अंडर, इसलिए तिहाड़ से जुड़े मामले बहुत सारे निकल कर आते हैं कि यहां पर करप्शन होता है। वो होता ही है भाई, देखो कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। चलो जी, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड यहां पर खत्म। अब नेक्स्ट है आपके सामने लॉर्ड विलिंगडन, 1931 से 1936 का टाइम पीरियड है इनका। लॉर्ड विलिंगडन, आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इनके समय क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां पे लिख लीजिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब कब? सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, दिस इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में लिख लीजिए महात्मा गांधी वेंट टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी वेंट टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, but the conference failed. But the conference failed. But the conference failed because of conflicts between Gandhi and Ambedkar. But the conference failed because of conflicts between Gandhi and Ambedkar. And Mahatma Gandhi returned. And Mahatma Gandhi returned to India. And Mahatma Gandhi returned to India. अब यहां पर अंबेडकर और गांधी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस फेल मार गई थी? अंबेडकर यहां पर कह रहे थे कि सर हमको दलितों के लिए चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। लाइक अब मैं इन दोनों के बीच में आपको बात बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। और अब यहां पर मैं गांधी की बात करूं तो महात्मा गांधी कह रहे थे कि सर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ले लो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर दलित ले लो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप किसी भी दलित, मुस्लिम, हिंदुओं को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट देते हो तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलो कि इस एरिया से इलेक्शन होने हैं एमएलए के, और आपने एमएलए की एक पर्टिकुलर सीट पर दलितों को दे दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मतलब क्या कि इस सीट पर खड़े होने वाला एमएलए दलित होगा। पहली तो ये चीज हो गई। दूसरा, इस दलित को वोट करने वाले वोटर्स भी दलित ही होंगे। समझ में आया? ऐसा तो आप कह नहीं सकते ना कि इस पर्टिकुलर एरिया में सारे ही दलित रहते हैं। मैं ये बोल सकता हूं मेजॉरिटी दलित रहते हैं, कुछ तो मुस्लिम्स भी होंगे, कुछ हिंदूज भी होंगे, कुछ XYZ रिलीजन के भी होंगे। तो इसका तो मतलब क्या है कि अगर आपने इस एरिया से दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया तो मतलब इस एरिया में रहने वाले नॉन दलित वोटर से तो वोटिंग राइट छिन गया ना। इतना क्लियर हुआ? महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे? महात्मा गांधी बोल रहे थे कि सर वोटर्स को मत बांटो, मैं सीट दलितों को दे देता हूं। आपको सीट ही चाहिए ना, अपन सीट जो है वो दलित के नाम पर रिजर्व कर देते हैं, बट उस एरिया में जितने वोटर्स हैं वो सब वोट डालेंगे।
यहां तक समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो रही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा मैम पॉइंट यहां पर यह है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अगर वोटर्स को आपने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस ऑफ रिलीजन, तो आप एक कंट्री को बहुत सी कंट्री में बांट दोगे। सोच के चलो ना, अगर मैं वोटर्स को भी बांट दूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इस कंट्री में एरिया बढ़ जाएंगे। हाँ, ये अंबेडकर बोल रहे हैं। अंबेडकर बोल रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट दो दलितों को। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सर ऐसे तो आप एक कंट्री को बहुत सी कंट्रियों में बांट दोगे, ऐसे तो गठ वो बन जाएंगे, गुट बन जाएंगे। जैसे मुखर्जी नगर में सारे ही हिंदू दिखेंगे, कोई अगर नॉन हिंदू है भी तो वो यहां पर आएगा ही नहीं, वो किसी और एरिया में चला जाएगा जहां पर उसकी कम्युनिटी के लोग ज्यादा होंगे, तो ये कम्युनिटी बढ़ जाएगी। फिर ऐसे तो एक कंट्री बहुत सारी कंट्री में बढ़ जाएगी। आपको उससे पॉलिटिकल पावर से नाता है ना, तो आप एक काम करो, मैं सीट आपके नाम पर आरक्षित कर देता हूं, वोटर्स को मत बांटो। यहां तक क्लियर है? अब ये दो यस मैम, जैसे आज होता है ना, इफ अ सीट इज रिजर्व फॉर लाइक विमेन, तो ये पता है कि विमेन जीतेगी इस सीट से, एमपी हो या एमएलए हो, ठीक है, किसी भी इलेक्शन पर। बट द वोटर्स will have all the people who are living in that particular area will go for the voting। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर विमेन रिजर्व सीट है तो ओनली विमेन वोटर्स विल गो एंड वोट, एवरीबडी विल गो एंड वोट ना, ये बोल रहे थे महात्मा गांधी, और बात भी सच और ठीक ही बोल रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या है, दुश्मनों के सामने भिड़ना नहीं चाहिए ना ऐसे। तुम जाकर ये बात भिड़ाए बिल्कुल पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में, इनको समझ में आ गई कि भाई साहब डिवाइड एंड रूल का तो एक बढ़िया सिस्टम दे दिया इन्होंने खुद ही। तो एक काम करते हैं, महात्मा गांधी तो केवल चिढ़ रहे थे दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, अगर मैं दलितों के साथ साथ भारत की सभी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट बांट दूं, फिर गांधी क्या करेगा भाई? ऐसा अंग्रेजों ने सोचा और ये किया भी अंग्रेजों ने। हिंदुओं को छोड़ दिया गया और बाकी बची सारी कम्युनिटीज को 16 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड्स दिए गए। कम्युनल अवार्ड्स का मतलब क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आप सभी कम्युनिटीज को अवार्ड के रूप में सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे रही है। महात्मा गांधी की चिढ़ गई। महात्मा गांधी वाज लाइक, अब तेरा भाई अनशन पर बैठेगा, और यहां पर आमरण अनशन शुरू हो गया। आमरण अनशन मतलब फास्ट अनटू डेथ। इस समय गांधी जेल में ही है और सबने यहां पर अंबेडकर को समझाया कि बेटा अगर देख बुढ़ा निकल गया ना, अगर बाई चांस इसने कुछ नहीं खाया और वैसे भी देख इसकी हालत मुश्किल ही टिकेगा 10 दिन, और अगर ये निकल गया तो सारा ब्लेम तेरे पर आएगा, क्योंकि भिड़ के तो तू ही आया था ना, और तेरे चक्कर में अंग्रेजों ने लगा दिया कम्युनल अवार्ड्स, तो एटलीस्ट तू तो मान जा। और तब यहां पर अंबेडकर गांधी का अनशन तोड़वाने पूना की जेल में जाते हैं। बोलते हैं कि भाई खा लो कुछ, आपकी बात ऊपर रखी मैंने, कोई बात नहीं, अपन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान जाएंगे। और ये गांधी और अंबेडकर के बीच में जो संधि होती है ना, इसको पूना पैक्ट कहते हैं। समझ रहे हो? महात्मा गांधी को अपनी बात मनवानी बहुत बढ़िया आती थी। भाई सब प्रो आदमी था, सब नूबड़े थे बाकी। हाँ सभी मैम, नेता सारे एडवोकेट ऐसे नहीं होते ना, ये बिल्कुल प्रो आदमी है, बाकी सब नूबड़े थे। इधर किसी को खेलनी नहीं आ रही पबजी, ये प्रो प्लेयर है, इसलिए। हाँ बोलो 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 बोलो। मैम एक बार बोली थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली डिबेट्स पे ये बात लिखी हुई है, क्योंकि पूना पैक्ट में मान ही गए थे तो ज्यादा उसके ऊपर फिर फोकस नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो दलितों के अलावा फिर सारे ही लीडर मांगते हैं ना, ये सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वहां पे महात्मा गांधी की बात को ऊपर रखा गया। मैम वो जब शुरू हुआ था ना रिजर्वेशन, तब ये माना जा रहा था कि 10 सालों में पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी। सरकार उसके लिए करेगी, सबको एजुकेशन देगी, सबको जॉब्स मिलेगी, दलित भी आगे बढ़ेगा। बट हुआ क्या, 2004 में जाकर राइट टू एजुकेशन आया। देखो अगर तुम मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली देखो, आर्टिकल 21 पार्ट ए 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ता है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन। तो जब काम ही 21वीं सेंचुरी में कर रहे हो आप, तो रिजर्वेशन का कोई सेंस नहीं बना पिछले 60 सालों में। अब जाकर इतनी ज्यादा मतलब जो वो रिजर्वेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गई है कि लोगों को लग रहा है कि आरक्षण फंडामेंटल राइट है, जो कि है भी, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। और इसको वापस जो वो है, सरकार की बस की बात भी नहीं है कि आरक्षण वापस ले ले। अब तो हर 10-10 सालों में उसको रिन्यू किया जा रहा है, ये सोचकर कि भारत एक ना एक दिन इक्वल होगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि आरक्षण इतनी अच्छी लगने लगी है हम लोगों को
कि पहले मैं आपको बता रहा हूं 1980s का वो टाइम पीरियड था जब किसी कास्ट को आरक्षण मिलता था ना, तो दैट कास्ट यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बैकवर्ड हो गया हूं, शायद इसलिए सरकार मुझे आरक्षण दे रही है, मतलब इज्जत खत्म हो गई अपनी। और आज अगर किसी को आरक्षण दे दे तो मतलब द सेवेंथ क्लाउड, समझ रहे हो, अब छाती ठोक कर बोल रहे हैं आईफोन लेकर कि मैं बैकवर्ड हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे आईफोन प्रो मैक्स से फोटो तो खींच मेरी नेताजी के साथ। ये हालत हो गई है अब। प्रॉब्लम है अब मोदी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे कि ये जीतेगी तो आरक्षण हटा देगी, बट अनपढ़ लोगों को कौन समझाए कि भाई आरक्षण आर्टिकल 16 में है, सरकार नहीं हटा सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का यही बोलता है, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करोगे सुप्रीम कोर्ट डंडे बजा देगा अगले दिन ही, यही तो है। तो आरक्षण हट कैसे सकती है? बट लोगों को लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, आर्टिकल 370 भी तो हटाया था ना इसने, मुमकिन तो वो भी नहीं था। तो यहां पर दलितों की लंका लग गई थी इस बार इस इलेक्शन में कि भाई साहब ये जीतना नहीं चाहिए। तो ये सारे दलित वोटर जो हैं कि कांग्रेस के साथ चल पड़े। यूपी में हारने की सबसे बड़ी जो वो है रीजन वो ये रहा। और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो डीप फेक था। डीप फेक के ऊपर क्या है, कोई लॉ नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ही का पुतला खड़ा कर देगी, आप ही की आवाज में ऐसे 3-4 शब्द बाहर निकलवा देगी कि तुम देख ही नहीं पाओगे कि ये सही में तुमने बोला था या नहीं। तो पीएम मोदी की डीप फेक वीडियो बहुत चली यहां पर, जहां पर उन्होंने नारा दिया कि मैं आरक्षण वापस ले लूंगा, कभी बोला ही नहीं इस भाई ने। तो ये सारी चीजें जो है ये थोड़ा कारगर साबित हुई, मजा आ गया। मतलब 2014 में ना इन्होंने भी यही काम किया था। अगर आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी को तब बोला गया था लाइक ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। राहुल गांधी के लिए बोला जाता था कि ये तो ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं कि इनको पता ही नहीं है कि गरीब क्या होता है। और तब प्राइम मिनिस्टर मोदी की इमेज 2014 में बनाई गई थी कि ये तो चाय वाला है और तुम लोगों के साथ अच्छा न्याय कर सकता है क्योंकि इनको पता है क्या करना है। तब लोगों ने इसलिए जिताया। ठीक है, वही चीज ना इनको बैकफायर करेगी 2024 में। इस बार राहुल गांधी वो सिंपैथी ले गए। ठीक है, वो बात अलग है कि पप्पू रह गया वो, बट फिर भी पार्टी अच्छी कर गई। मैं बता रहा हूं हर चीज ना हिस्ट्री से काफी जुड़ी हुई है। अगर देखो ना तो बहुत मजा आएगा आज के चीजों को देखकर। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद हिस्ट्री। यहां पर 1931 से 36 लॉर्ड विलिंगडन आ रहे हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में ओवर हो जा रही है। महात्मा गांधी की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से कॉन्फ्रेंस फेल मार जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये दोनों इस दो टॉपिक पर भिड़ गए थे। अंबेडकर वॉज डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, गांधी वॉज एडवोकेटिंग रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ नहीं होता है। वापिस आते हैं, ब्रिटिशर्स को यह बात पता लग जाती है कि भाई साहब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बांटा जा सकता है इन लोगों को। तो लिखिए क्या, ऑन 16 अगस्त 1932, ऑन 16 अगस्त 1932 देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, देन उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, नाम क्या है इनका, राम से, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन राम से मैकडोनल्ड्स। इन्होंने मैकडी नहीं चलाया मगर, अच्छा इसके मैक में ए आता है, राम से मैकडोनल्ड्स, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन राम से मैकडोनल्ड्स अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड्स, अनाउंस्ड कम्युनल, announced communal awards under which, announced communal awards under which Dalit Muslims, under which Dalits, Muslims, Sikh, Dalits, Muslims, Sikh, Christians, Dalits, Muslims, Sikh, Christians were given separate electorates. इन 4 कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, were given separate electorates. Next, in protest of this move, in protest of this move, in September 1932, in protest of this move, on 16th September 1932, on 16th September 1932, Mahatma Gandhi began fast unto death.
In protest of this move, Mahatma Gandhi began 16th of September 1932. Mahatma Gandhi began fast unto death. Fast unto death. Fast unto death. Fast unto death was over. Fast unto death was broken by Gandhi. Fast unto death was broken by Gandhi on 24th September 1932. Fast unto death was broken by Gandhi on 24th September 1932. On 24th September 1932, after Pune Pact was signed, after Pune Pact was signed between Gandhi and Ambedkar. After Pune Pact was signed between Gandhi and Ambedkar. ये गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है. तो कब शुरू हुआ था फास्ट अनटू डेथ? 16 सितंबर. 24 को टूट गया. कितने दिन? 8वें दिन. 8वें दिन फास्ट टूटा. तो मतलब आपसे पूछा जाता है कि अंबेडकर ने गांधी का फास्ट कितने दिनों के बाद तोड़ा? सर 8वें दिन अंबेडकर मिलने गए, इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ और महात्मा गांधी ने अपना फास्ट अनटू डेथ ये छोड़ दिया कि ठीक है सर चलते हैं आगे. आप मेरी बात मान गए हो? अब बढ़िया है. उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डेट लिख लो. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932. नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932. आपको बता दूं केवल 2 ही लोग ऐसे हैं, केवल 2 ही लोग जिसने हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है. एवरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो यहां पर स्टार पॉइंट बना के लिख लेना. मैं दोबारा बता रहा हूं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट नवंबर 1932 से दिसंबर 1932. और यहां पे स्टार पॉइंट बना के 2 लोगों के नाम लिख लो. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड तेज बहादुर सापरू. Dr. Bhimrao Ambedkar and Tej Bahadur Sapru attended all the 3 round table conferences. Attended all the 3 round table conferences. Dr. Bhimrao Ambedkar and Tej Bahadur Sapru. क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं गए, मुस्लिम लीग नहीं गई, कांग्रेस नहीं गई. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला सेकंड उसमें कॉन्फ्रेंस में ही फेल मार गई थी ना ये. तो तीनों कॉन्फ्रेंस में ये दोनों लोग तो हमेशा इंडिया की तरफ से अवेलेबल थे ही. ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और अब मैं आ जाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लॉर्ड विलिंगडन के समय होती है, और आप लोगों को शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन में विजेंद्र सर ने पढ़ाया भी होगा. उन्होंने पढ़ा दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्री के पर्पस है ना. तो उसमें ये जरूर बताया गया होगा कि इंडिया का आज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2/3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है ना. और वो 6 हेडिंग्स भी पढ़ाई होगी. इंडियन जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर्स ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. ये 6 चीजें हैं जो हम लोगों ने इस एक्ट से सीखी. और ये एक्ट आज के कॉन्स्टिट्यूशन का 2/3 पोर्शन बनाता है. और वो जो एक्ट इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ. तो लिख लीजिए लास्ट पॉइंट विलिंगडन के लिए. उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं. आफ्टर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, आफ्टर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. After 3 round table conferences, Government of India Act 1935 was passed. Government of India Act 1935 was passed. Done? खत्म हो गया विलिंगडन. अब नेक्स्ट वाइसरॉय आ रहे हैं भारत में. नाम है इनका लॉर्ड लिनलिथगो. आजादी के बहुत पास आ गए आप लोग. लॉर्ड लिनलिथगो 1936 में ये आदमी आया, 44 तक रहा.
तो इसको खत्म करने के बाद 1944 तक तो पहुंच ही गए, फिर 3 साल का इतिहास और है, 1936 से 44। सबसे इंपॉर्टेंट काम इनके दौरान क्या होता है, एक्ट तो पास हो गया। अब इस एक्ट के बेसिस पर भारत में पहली बार जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। आज तक कभी चुनाव नहीं हुए, जनरल इलेक्शंस पहली बार भारत में होने वाले हैं और भारत के 11 राज्यों में चुनाव करवाए गए। ये एक तरीके से विधानसभा चुनाव हो गए, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो गए ये, जिसमें सीएम को चुनते हो ना आप लोग। तो ये कुछ 11 स्टेट्स में इलेक्शंस करवाए, जिस स्टेट में ना मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग बड़ी चौड़ में उतरी। इसको लगा कि यार कांग्रेस की टक्कर की पार्टी है तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि जो 11 प्रोविंस है उसमें से 4-5 प्रोविंस में सरकार बना ही लेंगे। रिजल्ट आया कुछ और, इनको औकात समझ में आ गई अपनी। 11 में से 8 प्रोविंसेस में तो कांग्रेस ने बनाई अपनी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, लाइक कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी सिंगल पार्टी। और बाकी की बची 3 प्रोविंस में से भी एक प्रोविंस में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बना ली, और बाकी की बची 2 प्रोविंस में मुस्लिम लीग मेजॉरिटी लेकर आ ही नहीं पाती। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनती जरूर है बट गठबंधन की सरकार, मुस्लिम लीग एक भी स्टेट में मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई। और यहां पर मुस्लिम लीग को समझ में आ गया था कि यार ये मुसलमान जो है ये बटे नहीं है अभी, तो हमारी पार्टी को वोट नहीं पड़ेंगे। और वो मुसलमानों को बांटने का जो सिलसिला है ना, वो 1940 के बाद से शुरू होने वाला है। यहां तक क्लियर है तो लिख लीजिए। लिन लिथ गो के समय क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ जीओआई, ऑन द बेसिस ऑफ जीओआई एक्ट 1935, on the basis of GOI Act 1935, in 1937, on the basis of Government of India Act 1935, comma, in 1937, for the first time, general elections were conducted. For the first time, general elections were conducted in 11 provinces of India. बेटे थोड़ा पानी दे देना। जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, वर कंडक्टेड, जनरल इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 11 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इन विच कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस, इन विच कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन 8 प्रोविंसेस। Elections were conducted, general elections were conducted in 11 provinces of India, in which Congress formed ministries in 8 provinces of India. Congress formed ministries in 8 provinces of India, except province of Bengal, Punjab and Sindh. Except province of Bengal, Punjab and Sindh. तो बंगाल, पंजाब, सिंध को छोड़ दो, बाकी की 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, एक्सेप्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल, पंजाब एंड सिंध। कभी कभार पूछा जाता है कि कौन से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बंगाल में नहीं बनी, पंजाब में नहीं बनी, सिंध में नहीं बनी, क्योंकि इन तीनों एरियाज में ना मुस्लिम फिर भी थोड़ी बहुत मेजॉरिटी में थे, शायद इसलिए नहीं बनी। यहां तक क्लियर है। बट यहां पर आपको पहले बता दूं, मुस्लिम लीग की भी सरकार मेजॉरिटी में नहीं बनी, ये लोग भी तोड़ मोड़ के मतलब सरकार को बना रहे थे। कहा जाता है ना कि कांग्रेस की थाली में लड्डू गिर गया, और वो गिरा 1939 में। तो लिख लीजिए 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप्स थे, एक्सिस पावर थी एक तो, और एक एलाइज थी। एक्सिस पावर में कौन आता है, जर्मनी, इटली, जापान। एलाइज में आ जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा था मैं दोबारा बता दूं। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहां पर एक तरफ थे एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थे एलाइज। एक्सिस पावर में सबसे महत्वपूर्ण देश 2 ही थे, जर्मनी और भाभी जहां से आती है हमारी इटली, और तीसरा देश और चपेट लिया यहां पर, जापान। इनके अगेंस्ट में जो 3 देश थे एलाइज पावर में, उसमें सबसे पहले था ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद फ्रांस, और फ्रांस के बाद रशिया। अभी अमेरिका नहीं आ रहा है इसमें, अमेरिका बिल्कुल लास्ट में हीरो बनकर आएगा। जर्मनी, इटली सबको, जापान को पेलेगा,
और ये दोनों अपने घुटने टेक देंगे कि सर मान गए सर, बस और नहीं, वो एटम बॉम्ब गिरते हैं ना। अब यहां पर हुआ क्या, 1939 में लिन लिथ गो, यार चुनाव करवाए ना अभी आपने 11 स्टेट्स में, 8 स्टेट्स में कांग्रेस जीती ना। तो वर्ल्ड वॉर जैसे किस्से पर कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले कांग्रेस से पूछना तो चाहिए था भाई, कुछ तो पूछोगे, या अपने आप को ही बादशाह मान के बैठ जाओगे, फिर तो पिटोगे तुम। लिन लिथ गो ने विदाउट एनी कंसल्टेशन इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पागल बने थे सर, सेकंड में नहीं बनने के लिए बोला था हमने। यहां पर आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंडिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ेगा, हिटलर के अगेंस्ट। तो हम लोग यहां बिगड़ गए। हमने कहा भाई साहब हमने ऐसा कब बोला, और पहले वादा करो हमसे कि आप वर्ल्ड वॉर के बाद हमें छोड़ोगे, इंडिपेंडेंस दोगे हमें, तब तो लड़ेंगे भी। अंग्रेजों ने बोला अभी इंडिपेंडेंस मत बोलो यार, अभी तुम पहले लड़ो, लड़ने के बाद देख लेंगे। हमने कहा सर आप फिर काटोगे हमारा, पहले लिखित में दो कि आप छोड़ रहे हो, फिर ही लड़ेंगे। बोल रहे हम लिखित में नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी वॉज लाइक हम 8 की 8 राज्यों से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। 8 की 8 स्टेट्स में से कांग्रेस ने रिजाइन मार दिया। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग वॉज लाइक भाई साहब मजा ही आ गया, कांग्रेस मुक्त भारत पहली बार मनाया जाता है यहां पर, लिबरेशन डे। लिबरेशन डे को ही बीजेपी बार बार फोकस करती है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये पहली बार मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था जब कांग्रेस ने रिजाइन मारा 1939 में। अब आप स्थिति देखो कितनी कितनी खराब होने वाली है कि जर्मनी, इटली, जापान इन तीनों का कुत्ता बना के पीटेंगे अभी, लाइक बहुत बुरा पिटते हैं ये तीनों। और इसमें ब्रिटेन बार बार इंडिया से भीख मांगेगा कि सर प्लीज लड़ने आ जाओ, सर प्लीज लड़ने आ जाओ। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी वाला इंश्योरेंस बेचने के लिए पीछे नहीं पड़ जाता आपसे कि सर क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूं सर, ओहो बहुत ही बेहतरीन सर, ये ले लो प्लीज। आपने कहा नहीं लेना सर, लेके तो देखो, क्या पता कल मर गए आप तो आपकी फैमिली को बीमा के पैसे मिलेंगे, सर बीमा करा लो। तो यहां पर आप मान ही नहीं रहे, आपने बोला कि बिना इंडिपेंडेंस से कम में बात नहीं होगी। अब यहां तक सबको समझ में आ रहा है जी। अब इसी बीच बहुत सारे प्लान्स इंडिया में आते हैं, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, वेवेल प्लान, इतने सारी योजनाएं आ रही हैं मात्र 3-4-5 सालों में, जब पहले ये लोग एक नहीं लेकर आ रहे थे। इसको कहते हैं जब मुर्गा हलाल होने वाला होता है ना, तब वो ऐसे ही उछलता है। और यहां पर यही बात हुई। आइए बात करते हैं हुआ क्या। इन 1939 लॉर्ड लिन लिथ गो, in 1939 Lord Lin Lithgow announced India in the Second World War. In 1939 Lord Lin Lithgow announced India in the Second World War against Germany. Announced India in the Second World War against Germany, in protest of which Congress resigned from all the ministries. In protest of which Congress resigned from all the ministries. Congress resigned from all the ministries and Muslim League celebrated this day as Liberation Day. And Muslim League celebrated this day. And Muslim League celebrated this day as Liberation Day on 22nd December 1939. And Muslim League celebrated this day as Liberation Day on 22nd December 1939. ठीक है। अब यहां पर सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज लाइक कि भाई आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, भाई साहब आराम से तो ये देंगे नहीं। और आपको पहले ही बता दूं, कांग्रेस जो है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं रखती थी। कांग्रेस हमेशा से ही शांति वाली पार्टी रही है। उन्होंने बोला सर शांति से बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में ही एक अलग सी पार्टी बनाकर बैठ गए थे सुभाष चंद्र बोस, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता था। फॉरवर्ड ब्लॉक ज्यादा चला नहीं तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और ये चले गए ऑल द वे टू रशिया, क्योंकि उस टाइम पे रशिया की जो पार्टिसिपेशन है वो क्लियर नहीं थी कि वो एक्सिस पावर में है या एलाइज में है। रशिया अनाउंस करती है अपने आप को कि अपन एलाइज की तरफ से लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस देन वेंट टू जर्मनी फ्रॉम रशिया
और जर्मनी के हिटलर से मुलाकात होती है, तब सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर टाइटल देते हैं नेताजी का। दिस नेताजी वॉज गिवन एज अ टाइटल बाय एडोल्फ हिटलर। सुभाष चंद्र बोस को आश्वासन दिया जाता है कि सर आप जाइए, जापान मदद करेगा आपकी, आर्मी बनाएंगे आपकी, और आपकी आर्मी का हेडक्वार्टर सिंगापुर होगा। हेडक्वार्टर रखा जाता है सिंगापुर में, रिक्रूटमेंट शुरू होती है और आजाद हिंद फौज बनती है, रॉयल इंडियन आर्मी, जिसको आप लोग इंडियन सॉरी INA बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, जिसका आइडिया क्या था, मणिपुर से अटैक करेंगे, ब्रिटिश इंडिया को फ्री करवा लेंगे। हालांकि जब सुभाष चंद्र बोस को जापान की इंटेंशंस पता लगती है कि INA की मदद से ब्रिटेन से भारत आजाद करवा के इस इंडिया को जापान कैप्चर करने वाला है, तब INA अपने मोटिव्स को बहुत सीरियसली लेने नहीं लगती। और कहा जाता है INA के डिफीट में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि क्यों सुभाष चंद्र बोस आगे लड़ना नहीं चाहते थे। INA हारती है, और अच्छी बात हार गई, क्योंकि अगर जीत जाती तो जैसे कि मैंने बोला जापान के आप गुलाम होते, और ये भारत में बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो आजाद हिंद फौज के बाद कहा गए सुभाष चंद्र बोस, किसी को नहीं पता। किसी ने बोला कि प्लेन क्रैश में मर गए, और आज तक नहीं पता लगा कि सुभाष चंद्र बोस मरे कैसे, क्योंकि जहां पर जापान में जहां पर क्रीमेशन हुआ था ना, उस क्रीमेशन ग्राउंड में सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के नाम से ना एक इंसान हम लोगों के पास आज भी है, गुमनामी बाबा, का भी सर्च करना, गुमनामी बाबा। दिस मैन यूज्ड टू लुक लाइक बोस, और इसके घर से इसके मरने के बाद सुभाष चंद्र बोस के सीक्रेट लेटर्स भी मिले हैं, और इसकी डेथ 1970s में होती है। गुमनामी बाबा के मरने के बाद सभी न्यूज़पेपर्स ने छापा कि क्या गुमनामी बाबा ही बोस थे। तो ये जैसे कि मैंने बोला, डेथ बड़ी मिस्टीरियस है इनकी। हालांकि बोस की फैमिली मना करती है, बोस की फैमिली आज ये बोलती है कि अगर बोस जिंदा होते तो हमसे एक बार तो बात करते, बट गुमनामी बाबा का ऐसा कोई कांटेक्ट बोस की फैमिली से रहा नहीं। तो बट फिर भी आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में तो नहीं मरे थे, ठीक है। तो इसी पीरियड में एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1939 सुभाष चंद्र बोस, तुम तो सपनों में ही खो गए, मैं अभी आ रहा हूं, बोस पर आ रहा हूं दोबारा से। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस formed forward block. In 1939 Subhash Chandra Bose formed forward block. Subhash Chandra Bose formed forward block within Congress. Forward block within Congress. यहां पर महात्मा गांधी दोबारा से एक्टिव होने वाले हैं। महात्मा गांधी वाज लाइक, अब तेरा भाई एक नया आइडिया लेकर आया। अरे सुन तो सही, आइडिया है इंडिविजुअल सत्याग्रह। अनशन पर नहीं बैठेंगे अरविंद केजरीवाल टाइप्स, सब अपने अपने घर पर अनशन पे चले जाओ, लाइक पर्सनली अनशन करना, फिर भी हाँ इंडिविजुअल सत्याग्रह, फिर भी हम लोग दबा लेंगे अंग्रेजों को, कोई टेंट वेंट लगा के बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बकलोल आइडिया था, हालांकि फिर भी लोगों ने माना। विनोबा भावे बहुत जाने माने आचार्य हैं, वो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बनते हैं, महात्मा गांधी के शिष्य बनते हैं कि सर हा मजा आ गया। तो है महात्मा गांधी के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। नथुराम गोडसे नहीं थे। गोडसे ने बोला आ भाई तेरे को एक पार्ट सुनाता हूं जो 3 गोलियों में खत्म हो गया। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी की डेथ की बात भी करेंगे। मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेम करता हूं, नेशनल फादर हैं हमारे वो, मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं तुम्हें केवल इतिहास पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इन मे 1940 में विंस्टन चर्चिल, इन मे 1940 विंस्टन स्पेलिंग WINSTON, विंस्टन चर्चिल, चर्चिल की स्पेलिंग CHURCHILL। In May 1940, Winston Churchill became the Prime Minister of Britain. Winston Churchill became the Prime Minister of Britain. And he declared the Atlantic Charter. And he declared the Atlantic Charter. पता है अटलांटिक चार्टर क्या था? बड़ी गजब चीज थी यार ये। अटलांटिक चार्टर जो है वो यूके और यूएस ने ये मिलकर बनाया था। अटलांटिक चार्टर में ये लिखा था दुनिया के उन राज्यों को अपन लोग सोवरेनिटी के राइट्स देंगे, उन राज्यों को, उन कंट्रीज को अपन लोग सोवरेन बनाएंगे
जिनको आज तक कभी सोवरेन राइट्स नहीं दिए गए थे। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि आप खुद के प्रभु हो। सो मतलब सम प्रभु, मतलब यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। आपके ऊपर कोई कंट्री रूल नहीं करती है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं सोवरेन। और इस चार्टर में साथ के साथ नीचे क्या लिख दिया, हैशटैग डजंट अप्लाई टू इंडिया। हमने कहा बे, वैसे तो तुम अधिकार की मांग कर रहे हो हैं, और इंडिया पर तुम गुलामी छा रहे हो, और हमारी बात नहीं हो रही है चार्टर में। अटलांटिक चार्टर यही तो था। इसलिए विंस्टन चर्चिल के लिए भी बड़ा हम लोगों ने विरोध किया कि ये इंसान ठीक नहीं है। अटलांटिक चार्टर बड़ा ही ब्रिटेन का दोहरा रूप दिखाता है कि एक तरफ तो ये बोल रहा है कि हम आजादी के साथ है, दुनिया की भलाई चाहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ ही गलत हो रहा है और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये विंस्टन चर्चिल बोलते हैं जी। आगे चल रहा हूं। अब महात्मा गांधी का वो आइडिया आने वाला है, वो भी लिख लेते हैं। लिख लीजिए। ऑन, कहा गए गांधी, हाँ, ऑन 17 अक्टूबर 1940, ऑन 17 अक्टूबर 1940 गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऑन 17 अक्टूबर 1940 गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। एंड फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज, एंड फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज आचार्य विनोबा भावे। एंड फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज आचार्य विनोबा भावे। एंड फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज आचार्य विनोबा भावे। Next, on 8th August 1940, Viceroy announced, on 8th August 1940, Viceroy announced a gust offer. 1940, on 8th August 1940, Viceroy announced a gust offer which was declined by Congress and Muslim League. Viceroy announced a gust offer which was declined by Congress and Muslim League. अब एक एक करके बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली है भारत में, एक एक करके आप लोगों को मनाने पे लगे पड़े हैं कि भैया मान जाओ, बस एक बार हमारा साथ दे दो, फिर काटेंगे तुम्हारा दोबारा से, बस एक बार मान जाओ। मान के दे ही नहीं रहे हम लोग, ये हमको बार बार मना रहे हैं, बेबी एक बार मान जाओ, एक बार और कटवा लो। हम बोल रहे हैं नहीं, इस बार नहीं, नो मीन्स नो। तो अगस्त ऑफर आता है, अपन नहीं मान रहे। नेक्स्ट, ऑन 1 मार्च 1940, on 1st of March 1940, नहीं, on 23rd March 1940, 23rd March 1940, Muslim League conducted its Lahore session. देखो कितना कॉपी कैट है साले। 1929 में हमने भी लाहौर सेशन रखा था ना, और हमने हिस्टोरिक कैसे बनाया उसे, हमने पूर्ण स्वराज मांग कर लिया। इन्होंने भी 23rd मार्च 1940 में लाहौर सेशन रखा अपना, एंड दे डिमांडेड पाकिस्तान। तो इन्होंने इस सेशन को भी हिस्टोरिक बनाया। ऑन 23rd मार्च 1940 मुस्लिम लीग कंडक्टेड लाहौर सेशन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड पाकिस्तान। एंड 23rd मार्च 1940 मुस्लिम लीग कंडक्टेड लाहौर सेशन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। And for the first time demanded for Pakistan. and for the first time demanded Pakistan. Next, in 1942, Cripps mission arrived in India. In 1942, Cripps mission arrived in India but failed. In 1942, Cripps mission arrived in India but failed. Cripps mission arrived in India but failed. Next,
On 9th August 1942, Mahatma Gandhi launched Quit India movement. On 9th August 1942, अभी मैंने क्या बोला मैम, in 1942 क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया बट फेल्ड. और लास्ट पॉइंट आज का, on 9th August 1942, Mahatma Gandhi launched Quit India movement, where he gave the slogan of do or die. Quit India movement, where he gave the slogan of do or die. Where he gave the slogan of do or die. स्लोगन ऑफ डू और डाई. बस जी. इसके बाद अगली क्लास आधे घंटे का काम है मेरा, बस हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा मैं. ठीक है, तो प्लीज मिस मत कीजिएगा. और नेक्स्ट वाइसरॉय का नाम डाल दीजिए. वाइसरॉय है लॉर्ड वेवेल. इनसे शुरू करना है मुझे, याद दिला दीजिएगा. लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 47 तक भारत में रहते हैं. लॉर्ड वेवेल. बस इनके बाद एक आदमी और है, लॉर्ड माउंटबेटन. उसके बाद हिस्ट्री खत्म. ठीक है, और ज्योग्राफी शुरू. मेरे हिसाब से आप लोगों की पॉल साइंस मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो विजेंद्र सर वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो वो तो पूरा ही पढ़ोगे आप लोग. एक बार बात कर लूंगा मैम मैं. लूसेंट तो एक काम करना, आज ना पेट्रोल ले लेना बाहर से, उस लूसेंट में आग लगा दो. बेटा वो आपकी ना इस जिंदगी के लिए नहीं बनी हुई. उसको पढ़ने के लिए 3-4 बार जन्म लेना पड़ेगा. वो चाह रही है कि तुम जज भी बन जाओ, वो चाह रही है तुम यूपीएससी भी क्रैक कर लो, तुम बैंक पीओ का एग्जाम भी क्रैक कर लो, तो तुम एसएससी सीजीएल भी क्रैक कर लो. मैम इतनी डिटेल है ना उस किताब में कि याद नहीं कर पाओगे. अगर लेना है ना तो लूसेंट का क्वेश्चन बैंक ले लो. लूसेंट का क्वेश्चन बैंक इज वेरी नाइस जीएस के लिए. वो तो फिर भी समझ में आ रहा है. ये तो बहुत लिख रहे हैं उसमें, इतना नहीं पढ़ना होता यार. ऐसे तो तुम प्रोफेसर बन जाओगे. प्रोफेसर को भी नहीं पता होता इतना. पता नहीं कहां से छाप के ला रहा है साला. 3-4 हर किसी के पास पढ़ी है लूसेंट. मैंने भी ली थी और मेरे पास भी सेल्फ में रखी हुई है. आज पढ़ने का मन ही नहीं करता. ये तो छोटी छोटी डिटेल दी हुई है बॉक्सेस में. एनसीईआरटी ना पढ़े बच्चा, उसकी तो हर पेज पर पूरा इतिहास है ऐसा कि ओहो बाल उड़ने लगे तुम्हारे. बस एक हफ्ता पढ़ लो. पढ़ी है आपने कभी? वो कितने पढ़ ली? याद हो गई है मैम? उसको आप एज अ कॉमिक बुक पढ़ लो, चलो फिर भी समझ में आ रहा है. सीरियसली मत लेना उसे मैम, रिवाइज नहीं कर पाओगे. कोई बुक ऐसी पढ़ो ना जिससे कोर्स कंप्लीट हो जाए प्लस रिवाइज कर लो आप, फिर तो मैं उसको बढ़िया मानूं. हाँ जिस्ट आती है, जिस्ट उससे अच्छा. वही तो कह रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर ले लो लूसेंट के. क्वेश्चन बैंक पूछोगे ना, बड़ा सा आता है क्वेश्चन बैंक, उसका छोटा सा किताब नहीं है लूसेंट का.